एनीवन प्लीज प्रॉम्प्ट मी, बिकॉज मैं कई बार भूल जाता हूँ तो फिर मिस हो जाता है, जैसे अभी मैं भूल जाता हूँ। एनीवेज चलो वील स्टार्ट। अच्छा, एक और चीज है बहुत जरूरी है कि लिटिल नॉलेज इन एस्ट्रोलॉजी, वैसे लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, बट इन एस्ट्रोलॉजी इट इज फेटल। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो यूट्यूब वीडियोस देख के या कहीं से भी थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान जिसको हम बोलते हैं वो लेके और कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं अपने साथ। बेसिकली अपने साथ जो प्रॉब्लम्स है, क्यों है प्रॉब्लम्स और उसके उपाय क्या होने चाहिए, उन सब चक्करों में पड़ जाते हैं एंड वो फिर कुछ उल्टा सीधा गलत कर लेते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई से, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करनी है तो किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं या किसी से पूछना है। अपने आप सेल्फ लर्निंग करके इस पे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें, या तो पूरा ज्ञान लें या फिर ज्ञान ना लें। इसको हाफ नॉलेज जो है ना, इसमें बहुत खतरनाक हो सकती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर स्पेशली, और किसी चीज में हो चाहे ना हो, बट एस्ट्रोलॉजी के अंदर जरूर। दूसरी एक और चीज, आप सभी लोगों ने पिक्चर देखी होगी वाली, आई विल यूज लॉट ऑफ बॉलीवुड एग्जांपल्स आल्सो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड सबने देखी है, और ओ माय गॉड देखी है ना सभी लोगों ने, मतलब ओ माय गॉड इज, यस सर देखिए। उसका, हाँ, उसका लास्ट डायलॉग क्या था जो मिथुन चक्रवर्ती बताता है अपने उसको, अक्षय कुमार को? कुछ तो ऐसा था कि तुम वी ये आर मत गॉड, वी समझना आर, कि नहीं, वी आर गॉड फियरिंग पीपल एंड नॉट गॉड लविंग पीपल। हाँ ठीक है, हाँ हाँ तो हम डर के ही जीते, सभी लोग डरते हैं किसी ना किसी चीज से, और गॉड लविंग नहीं है। जिस दिन गॉड लविंग हो जाएंगे उस दिन हमें फियर करने की जरूरत नहीं होगी किसी चीज से भी। बट यस, वी ऑल आर गॉड फियरिंग पीपल, एंड देयरफॉर हमें बहुत हर चीज में, एंड ये गॉड फियरिंग हमें क्या बनाता है ना, गॉड फियरिंग हमें सुपरस्टिशियस बनाता है, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस बनाता है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजर्स। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आप वो एस्ट्रोलॉजर को, I have seen people and I've seen astrologers who think they are gods, which is not. ऐसा कुछ भी नहीं है, एक स्क्रिप्ट है जिसको पढ़ना आता है उनको, एंड वो पढ़ के आपके आगे फ्यूचर उसके कुछ प्रोबेबिलिटीज है, कॉम्बिनेशन है, उनको देख के कुछ एस्टिमेट लगा के प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज इट। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, एंड वो ऐसा नहीं कि अचानक से समझने लगे। जो लोग जाते हैं उनके पास, दे जनरली टेल देम, दे जनरली प्रोवोक देम, और दे जनरली उनको बना देते हैं भगवान की तरीके से। और बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके का। और एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, इज प्योर साइंस, और ये जो काम करती है ये वर्क्स इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा। तो मतलब बहुत सारे, और हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ते हैं, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, जो एस्ट्रोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं वो लोग मोस्टली हिंदूज ही हैं जो पढ़ते हैं, और आपको रेमेडीज में भी पूजा हवन और ये सब चीजें बताते हैं। बट इट वर्क्स फॉर एवरीवन, एनी क्रिश्चियन, एनी मुस्लिम, एनी ज्यू, एनीवन हु इज बोर्न ऑन अर्थ, उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी काम करती है। तो ये सब पे लागू होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लागू नहीं होगी सिर्फ हिंदुओं को। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे हमारे कंसेप्ट हैं इसमें जो कि दूसरे रिलीजन वाले फॉलो नहीं करते। तो क्या उनके ऊपर एस्ट्रोलॉजी काम करेगी कि नहीं करेगी? अगेन इट्स अ क्वेश्चन, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, उस पर हम बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं बाद में भी। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी, आप एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो फियर साइकोसिस पे काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी फियर साइकोसिस नहीं है। और साइंस और बिलीफ सिस्टम दोनों चीजें अलग है। रिलीजन को हमें साइंस से अलग रखना चाहिए, रिलीजन को हमें एस्ट्रोलॉजी से भी अलग रखना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्योर साइंस है, रिलीजन नहीं है, फेथ बेसिस नहीं है ये। और ये एक और बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब एस्ट्रोलॉजी इज साइंस, मैंने से साइंस, साइंस का मतलब है, साइंस क्या होता है, मतलब अगर आप साइंस की डेफिनेशन देखें, व्हाट इज साइंस? साइंस इज समथिंग वेयर यू, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ, सिस्टमैटिक बॉडी, वेरी गुड। ये कहाँ से तो गूगल किया आपने अभी, क्या ये आपको याद था? सर ये तो सबको पता है, साइंस इज द अच्छा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ वेरी नॉलेज। गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर, मेरे को नहीं मालूम था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी मतलब आपने कोई रूल्स होंगे, उनको आपने अप्लाई किया, उनके ऊपर से एनालिसिस हुआ, कुछ रिजल्ट आए, फिर इंप्रूव किया, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते करते आपने साइंस एक बनी। और साइंस भी कभी भी, देयर आर लिमिटेशंस ऑफ एवरीथिंग, देयर इज लिमिटेशन ऑफ साइंस, देयर इज लिमिटेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, देयर आर लिमिटेशंस ऑफ एवरी साइंस। ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेट है कोई भी साइंस हो जैसी भी हो, नहीं, लिमिटेशंस हर एक की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना। ठीक है। दूसरी, आप सभी लोग पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट है, तो अपना भविष्य फल पढ़ने का सभी को एक बहुत ज्यादा एक होता है, हमेशा प्रैक्टिस होती है कि इस हफ्ता मेरे साथ, ये मेरे साथ कैसा होगा, आज का दिन कैसा होगा,
महीना कैसा होगा, साल कैसा होगा, वगैरह वगैरह। सो यू पीपल मस्ट बी रीडिंग दोस ज़ोडिएक साइंस जो निकलते हैं उसमें अखबारों में। आप लोगों में सब लोग पढ़ते हैं? कौन कौन पढ़ता है उसको? तो मैं तो हर रोज पढ़ती हूँ, हर वक्त पढ़ती रहती हूँ। वेरी वेरी गुड। ठीक है, और भी कोई है ऐसा जो हर समय पढ़ता हो या हर हफ्ते पढ़ता हो, उसको याद भी रहता हो? इज देयर एनीवन हु रीड्स ज़ोडिएक साइंस? आप लोग इंटरेक्ट करेंगे तभी मजा आएगा बात करने में, क्योंकि ये तो जनरल टॉपिक बात कर रहे हैं, पढ़ाई तो कुछ हो नहीं है इसमें। मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ता ज़ोडिएक। बिल्कुल नहीं पढ़ते, बहुत अच्छा करते हैं आप। बिल्कुल नहीं पढ़ता। हाँ, तो जब से फन मैं के लिए पढ़ते हैं, ऐसे फन ऐसे के लिए। जस्ट फन, देखते नॉट हैं लाइक ना, टू टेक इट टेस्ट करती है सीरियसली। तो हर हफ्ते। हाँ फन के लिए कोई नहीं पढ़ता, नहीं, सब सीरियस होके seriously पढ़ते। लेने कोई के अच्छा लिखा होता है तो अपने को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा वो लगता है। ठीक है ना? अच्छा होता है तो अरे बिलीव कर अच्छा, लेते हैं, नहीं है तो हाँ, नहीं। नहीं है तो फिर हम कहते हैं कोई ऑनेस्टली बात सर नहीं। 90% अच्छा ही लिखा रहता है, कभी लिखा नहीं रहता है कि कुछ गलत होगा आपके हाँ साथ नहीं या नहीं, क्या। ठीक है, वेरी गुड। तो ना वो बड़ा एक उसको लैंग्वेज उसकी बड़ी अजीब सी होती है, जिसको एनएलपी टर्म्स में हम लोग मिल्टन लैंग्वेज बोलते हैं। तो वही जो लिखा रहता है ना उसमें, वो जेनरिक है। और कितने सारे लोग मैंने देखे, कितने मिलियन व्यूज आते हैं उन पे यूट्यूब चैनल पे कि सूर्य का मेष राशि में प्रवेश हो रहा है तो उसके मेष राशि वालों पे प्रभाव क्या होंगे और उपाय क्या होंगे। वो लोग पागलों की तरह देखते हैं उसको, जबकि कोई उस राशि के ऊपर कुछ नहीं होता। अब आप लोगों को ये मतलब एक राशि है, अब जैसे एक राशि अगर हम लेते हैं, 12 राशि है टोटल, 12 ज़ोडिएक साइंस है। इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से भी पकड़ लें तो कम से कम 10 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं, और 10 करोड़ का साथ सब कुछ एक जैसा होगा एक राशि के हिसाब से, वो पॉसिबल है ही नहीं हो सकते। तो वो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इन नॉनसेंसिकल बेसिकली। बट फिर भी लोग पढ़ते हैं, फिर भी लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, एंड सम पीपल रिलेट टू इट कि हाँ मेरे साथ ठीक हो रहा है। अब उसी केसेस में मैं हमेशा बोलता हूँ कि 50% ऑफ ऑल प्रेडिक्शंस आर राइट। तो कुछ भी आप बोलेंगे तो 50% वाली प्रोबेबिलिटी तो हर चीज की रहती है, तो कि वो ठीक होगा कि वो गलत होगा। मतलब आज बारिश होगी या आज इंडिया जीतेगी, इंडिया कल जीत गई, वैसे इंडिया कोई भी मैच हो रहा है उसमें कौन सी टीम जीतेगी, 50% आइदर वेज यू आर राइट। तो इसी तरीके से वो चीजें याद रहती है, और वो 50 होता है, 40 होता है, वटेवर। तो ये तो आप लोगों को वैसा ये एंटरटेनमेंट न्यूज लेनी चाहिए, क्योंकि अब इसमें भी बहुत सारे लोग नए, तो हिंदी की राशि और इंग्लिश की राशि क्या होती है, फर्क मालूम है आप लोगों को किसी को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश ज़ोडिएक साइन एंड हिंदी की राशि कौन सी है? So is it about sun No. sign and moon sign? हाँ, सन साइन एंड मून साइन। तो मून साइन क्या होता है आपको मालूम है? तो बीच में इरिटेशन का आवाज आ रहा है, उसको देखेंगे एक बार। कौन है भाई? सब लोग अपने अपने जो, हाँ अभी तो मैंने म्यूट कर दिया, जिसका भी आप म्यूट कर लें आप लोग। हाँ, तो मून साइन होता है। मून साइन क्या होता है आपको मालूम है? जब चंद्रमा जिस राशि में होता है सर। हाँ, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अलाउड नहीं बोलना, ये जो नॉन पढ़े लिखे हैं उनको बोलना, ठीक है ना? ओके सर, ओके सर, पढ़े लिखे जब टेक्निकल सवाल पूछे ताकि तब उनकी अनाउंसमेंट हो, ओके सर, ओके ठीक है? सर। हाँ, तो ये चंद्रमा जिस राशि में होता है, चंद्रमा किस राशि में होता है, इन्हें ये भी आपको मालूम है? चंद्रमा किस किस राशि में आप देख सकते हैं, कैसे? वो आपको मालूम है स्मृति? आपको आइडिया है कि चंद्रमा किस राशि में आपका? In the horoscope where moon is placed. हाँ, तो उसमें जो नंबर लिखा जो हुआ है वो 9 जैसे mine is 9। Sagittarius, so 9 यस, is there. वेरी My गुड। moon is there in the 12th house, but it is 9. So चलो, वेरी गुड। that's where इतनी भी नॉलेज अगर लोगों को है जहाँ पे नहीं है कौन सर, सा इतना हाउस तो है, नहीं पता। नहीं पता ना? चलो ठीक है, नहीं हम लोग, मैं तो शुरू से पढ़ाऊंगा, जिनको पता है तो वो उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, या उन्हें पता है कि मुझे मालूम है तो कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। हम हाँ, लोग आप सर शुरू को से ही बैठ के पढ़ेंगे, चेक करो जिनको पता है। जिनको पता है वो, आई वुड एक्सपेक्ट अ बेटर क्वेश्चंस फ्रॉम देम। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो भी है, ये सन साइन और मून साइन, ये फिर लोग ऐसा भी देखते हैं कि चलो सन साइन में अच्छा नहीं लिखा तो मून साइन में कुछ अच्छा लिखा होगा तो वो देख लेते हैं, तो वो पढ़ने रखते हैं। तो ये ठीक है, And ये so सब चीजें some people have seen like they focus on ascendant also, like it is the most important, which I have heard. देखो, बिल्कुल 12 So साइन है, 12 में 3 तो हमने गिना लिए, सन साइन, मून साइन और असेंडेंट। ascendant, ठीक है, so अब it is 3 the में तो most कुछ अच्छा मिल ही important. जाएगा लिखा हुआ, हाँ, right. में तो कुछ अच्छा मिल ही जाएगा ना लिखा हुआ, क्या होगा हफ्ते का भविष्यफल, तो कुछ तो प्रोबेबिलिटी बन गई कि ठीक कुछ तो आएगा। ठीक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ना सनसाइन देखने की जरूरत है, ना मून साइन, ना आपको असेंडेंट देखने की जरूरत है, क्योंकि उससे कोई जेनरिक प्रिडिक्शन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जेनरिक, एस्ट्रोलॉजी इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत स्पेसिफिक है, आपका अपना हॉरोस्कोप है, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से ही सब चीजें होंगी आपकी लाइफ में, और ये जनरलाइज नहीं कर सकते। जो लोग जनरलाइज करते हैं
साइंस को, वो उसके साथ काफी बड़ा वो आई वुड से अन्याय कर रहे हैं पब्लिक, वो नहीं करना चाहिए। सो एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग व्हिच जनरलाइज नहीं करने के लिए नहीं। दूसरा, ह्यूमन माइंड वी ऑल रिलेट टू स्टोरीज मोर, हमें स्टोरी के फॉर्म में समझाया जाता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें याद भी रहता है हमेशा। इसीलिए हमारे पास एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सारी, इसीलिए रिलीजन से इसको मिक्स किया गया ताकि रिलीजियस स्टोरी या मैथोलॉजिकल स्टोरीज से एस्ट्रोलॉजी को हम समझाएं। द इजीएस्ट एग्जांपल हमारा राहु केतु है, ऐसी बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं जो कि आप समझेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो याद रहेगा आपको। 27 नक्षत्र हैं, उनको बोला गया 27 रानियां हैं मून की, तो चंद्र की रानियां हैं 27, तो वो इसलिए 27 नक्षत्र हैं। ऐसे बिकॉज ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू रिमेम्बर कि क्या क्या चीजें हैं, इसलिए स्टोरीज के फॉर्म में समझाया जाता है एंड वी ऑल रिलेट टू स्टोरीज मोर। चलिए अब ये हो गया, अब सारे जितने इंटेलिजेंट लोग हमारे ग्रुप में हैं, अब उनसे कुछ मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अपने बेसिक हिंदू उसके ऊपर कि आप लोगों को पता है शास्त्र क्या होते हैं? Anyone can tell what is शास्त्र? हम लोगों ने सुना होगा ना, सभी ने सुना है वर्ड शास्त्रों में लिखा है। What is शास्त्र? पुराने जमाने का एस्ट्रोलॉजी, अगर इन अदर वे। ओके, कोई मैं लेकिन मैं किसी को जज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग आ चुके हैं। मैं बहुत लोग जिनको मैं पूछता हूँ वेद क्या होते हैं, उपनिषद क्या है, क्या किसी को ज्यादा कुछ नहीं मालूम, तो डोंट वरी, फील फ्री। शास्त्र क्या है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, शास्त्र क्या है? हम सभी ने सुना है ना, शास्त्रों में लिखा है कुछ ना कुछ, तो व्हाट इज शास्त्र? So हिंदू के जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, वेद, उपनिषद, दिस माय वेद अलग है, उपनिषद अलग है, शास्त्र वो नहीं है। तो रूल बुक नहीं, कोई रूल बुक नहीं है। जो रामायण गीता वो भी शास्त्र नहीं है। रिसर्च नहीं, वो भी शास्त्र नहीं है। शास्त्र तो आप एक काम करिए, आप लोग सब, हम लोग तो आजकल गूगल कर लेते हैं, 2 मिनट के अंदर आप गूगल करिएगा शास्त्र, तो तब आपको पता लगेगा शास्त्र का डेफिनेशन क्या है। शास्त्र बेसिकली किसी भी एक सब्जेक्ट की स्टडी को बोला जाता है, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, कोई भी शास्त्र हो गया, तो किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी को हम शास्त्र बोल सकते हैं। ठीक है, शास्त्र का मतलब जनरलाइज कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर शास्त्र। तो नेक्स्ट टाइम एनीबडी हु सेज, अभी क्या है, ये शास्त्र जो है ये जेनरिक टर्म बन गया है कि जितने भी हमारा एंशिएंट स्क्रिप्चर है सबको हम शास्त्र के रूप में बोल देते हैं, बट इट इज वेरी डिफरेंट पीपल एंड इट इज वेरी सैड दैट वी डोंट नो। ये हमारे अपने टर्म्स हैं, हम हिंदू होने की बड़ी वो करते हैं, बट हमें खुद नहीं मालूम कि शास्त्र क्या होता है। शास्त्र बेसिकली किसी भी एक सब्जेक्ट की स्टडी को शास्त्र बोलते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र हो गया, आयुर्वेद शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इस तरीके से अलग अलग शास्त्र बनते हैं। वास्तु शास्त्र है, तो ये सारे के सारे जो स्टडी ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज अ शास्त्र। तो शास्त्रों में अगली बार कोई बोले आपसे कि शास्त्रों में लिखा है, रिपीट क्वेश्चन जरूर करिएगा कौन से शास्त्र में लिखा है। फिर वो कंफ्यूज होकर बोलेगा वेदों में लिखा है, पूछिएगा कौन से वेद में लिखा है। फिर वो पूछे कोई, अगर कोई बोले उपनिषद में लिखा है, तो डिफरेंस बिटवीन वेद एंड उपनिषद क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, ये बेसिक जवाब चीज तो है। छोड़ो, मुंह बनाते हैं लोग फिर। तुझे कुछ पता नहीं है तो चुप कर, ऐसे करते जाते हैं। ठीक है, तो बोलो आपको पता, आप समझा दो, मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। ऑलवेज बी इन लर्निंग, वो नहीं मालूम तो नहीं मालूम, हमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके इस विषय में हम बहुत ब्रीफ में आप लोगों को बताऊंगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही है, थोड़ा सा लोगों को वो भी लगेगा, बट हमें पता होना चाहिए हमारी हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज, वेदों में कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी वर्ड यूज किया गया है कि हमारे वेदों में एस्ट्रोलॉजी लिखी हुई है, आई एम सॉरी टू से देयर इज नथिंग कॉल्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वो उसके बारे में अभी नेक्स्ट में बताता हूँ आपको क्या मतलब है, क्यों वो टर्म बना। और देयर इज नथिंग, देयर इज नो एस्ट्रोलॉजी इन वेदास। किसी भी वेद में कोई एस्ट्रोलॉजी का कोई वो नहीं है। अथर्ववेद में थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट एस्ट्रोलॉजी इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम दैट। बट कहाँ से आई एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक वो था, अभी आप लोगों ने महाभारत में देखा हो तो जो ऋषि पराशर थे, जो सत्यवती के हस्बैंड थे, जिसके बेटे थे वेदव्यास, तो ऋषि पराशर वाज द फर्स्ट वन हु, जहाँ से ओरिजिन हुआ एस्ट्रोलॉजी का, पराशरी ज्योतिष जिसको हम बोलते हैं, उनका उन्हीं की श्लोकों की एक बुक है बृहद पराशर होरा शास्त्र, जो 44,000 श्लोक है जिसमें, और उसका इंटरप्रिटेशन है एस्ट्रोलॉजी पूरा का पूरा। फिर उनके बाद ऋषि भृगु ने कुछ एस्ट्रोलॉजी भी, उनका भृगु संहिता है, उसमें एस्ट्रोलॉजी है। फिर ऋषि जैमिनी की एस्ट्रोलॉजी है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऋषि होते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का
ये डिस्कवर किया। जैसे पतंजलि ने योग का वो किया, योग बनाया। वेदों में योग नहीं है, वेदों में देयर इज नो योग और ऐसा कुछ नहीं है। ये अलग अलग ऋषि मुनि थे उस टाइम पे जिन्होंने किया। हाँ, आज से 5000 साल पहले, आज से नोबडी नोज द डेट ऑफ कितने टाइम पहले शुरू हुआ। रफ एस्टिमेट इज 5000 प्लस ईयर्स में ये शुरू हुआ। और अगर आप कभी जाते हैं उधर बद्रीनाथ वगैरह जाते हैं, तो बद्रीनाथ के आगे एक गुफा है, मानाकर एक जगह है, विच इज सपोजिटली द इंडियन लास्ट विलेज। वहां पर वेद व्यास की पोथी करके एक ऐसा एक बना रखा है कि वहां पे बैठ के महाभारत लिखी गई थी। और वो उधर लिखा भी हुआ है उसमें कि दिस केव इज व्हाट 5000 सम इयर्स ओल्ड। वो चीज वहां पे लिखी हुई है कि ऐसा है। बट जो वेद है, हम 4 वेद मानते हैं, हमारे वेद है। अब अच्छा, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट जो है, तो क्या मैंने बोला शास्त्र कुछ नहीं होते, तो वेद होते हैं। वेद, अगर आप एंशिएंट टेक्स्ट को 2 हिस्सों में हम डिवाइड करें, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। तो श्रुति क्या है? श्रुति का मतलब सुनना है, स्मृति का मतलब याद करना है। तो श्रुति स्मृति में हम 2 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। ये लिखने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी। पीपल यूज्ड टू टेल एंड लोग उसको मेमोराइज करते थे, फिर अगले जनरेशन को पास ऑन करते थे। इसी गुरु शिष्य परंपरा में सारी हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं, ये लिखना तो अभी शुरू हुआ है। ये लगभग लिखना मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं है लिखना, मतलब इट इज रफली अराउंड से 200 एडी के आसपास ही ये लिखना और उसके टेक्स्ट होने जरूर वो करेगा। इनफैक्ट सबसे फिर भी लिखी हुई सबसे ओल्डेस्ट बुक जो है वर्ल्ड की, जो मानी हुई, दैट इज ऋग्वेद। दैट इज द ओल्डेस्ट वर्ल्ड डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ। अब वेद क्या थे? वेद बेसिकली एक वेदों में, और आपको हैरानी होगी, वेदों में भगवान का जिक्र नहीं था, किसी भी भगवान का। कोई भी मतलब आपके ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी भगवान वेदों में नहीं है। वेदों के टाइम पे जो भगवान होते थे वो भी अग्नि, जल, मतलब बारिश, वायु, इंद्र देव, उनको मानते थे कि बरसात के देवता थे वो। तो पुराने जमाने में बारिश हो जाती थी तो बाढ़ आ जाती थी, सूखा पड़ता था, आग लग जाती थी। तो यही नेचुरल रिसोर्सेज जो थे आपके, इन्हीं को भगवान मान के पूजा जाता था। और ऐसा माना जाता था कि सैक्रिफाइस करेंगे तो ये भगवान जो है खुश हो जाएंगे। तो उन्हीं का टेक्स्ट है, उन्हीं को फॉलो करने की चीजें हैं। और भी बहुत डिटेल में, तो बहुत छोटा सा बता रहा हूँ आपको कि ये है, बट ये मिसकंसेप्शन हमें मालूम नहीं है उन चीजों के बारे में। तो वेद के 4 पार्ट्स हैं, इसमें भी चलो हम नहीं जाते, बट लास्ट पार्ट को हम जरूर समझते हैं कि वेद का आखिरी पार्ट है जिसको हम बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद बेसिकली जो वर्ड है, दैट कम्स फ्रॉम उप, मतलब ऊपर, निषद मतलब नीचे बैठ के लिया हुआ ज्ञान। तो ऊपर बैठ के दिया हुआ ज्ञान या नीचे बैठ के लिया हुआ ज्ञान, उसको उपनिषद बोलेंगे। जैसे भगवत गीता भी एक तरीके का एक उपनिषद है, जहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण से ज्ञान लिया। तो ये उपनिषद है। बहुत सारे उपनिषद हैं हमारे जिनके बेसिस पे ये सारा ज्ञान जितना भी है ये हमारे पास है। तो ये दिस इज। और दूसरा, फिर उसके बाद हम आते हैं ये वैदिक पीरियड के बाद एपिक पीरियड पे। एपिक पीरियड इज अगेन समथिंग विच इज स्मृति वाला पीरियड, मतलब याद करने वाला। ये यहाँ पर याद करके लिखी हुई चीजें, जैसे हमें याद मालूम है कि वेद व्यास ने महाभारत डिक्टेट करी तो गणेश जी ने लिखी, तो ऐसा माना जाता। तो ये जो टेक्स्ट है, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, या कोई भी धर्मशास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, ये सारे के सारे स्मृति पीरियड में आएंगे, विच इज 600 BC 200 AD। और ये था, ये इस टाइम पे ऐसे भी लोग आए जिन्होंने कहा कि हम वेदों को अथॉरिटी नहीं मानते, वेद आर नॉट द अल्टीमेट अथॉरिटी। ऐसे मानने वाले जो लोग थे, तो वो वैष्णविज्म वाले हो गए, ऑर्थोडॉक्स रिलीजन जिनको बोलते हैं, विच इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब इनको हम डिटेल में, और फिर हमारे सूत्र पीरियड आए, बहुत सारा ज्ञान हो गया, इनको याद कैसे रखें? तो इनके कंसाइज फॉर्म में श्लोक लिखे, मतलब पूरा पूरा सूत्र, एक सूत्र लिखा गया जिसपे आप पूरी किताब भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सूत्र आप लोगों को अपने सुना होगा, सीक्रेट गेम्स में बहुत यूज हुआ, सीक्रेट गेम्स, उसमें अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि एक बहुत बड़ा सूत्र है, जो मतलब ब्रह्म सूत्र का एक वो है पार्ट है। एंड ये ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जो लिखे गए, और इसमें इनके ऊपर ये दिस वाज अ कंसाइज नॉलेज कि ये पूरा एक बुक का उन्होंने एक ही उसमें लाइन में डिस्क्राइब कर दिया, तो वो उस तरीके ताकि वो कंजर्व हो सके, चल सके आगे। इसी टाइम पर फिर उनके भाष्य बने। इसी टाइम पर उन्हीं सूत्रों को पढ़ के, उन्हीं सूत्रों के हिसाब से लोगों को नॉलेज का जो थे, देयर वर 6, जो हम बोलते हैं हिंदू फिलोसफी बोले या हिंदू दर्शन बोले, 6 दर्शन प्रोमिनेंट थे जो
प्रचलित है काफी, जो अभी भी आज की डेट में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी कि आपने ये स्कूल टाइम में नहीं पढ़ा कभी। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास जो चीज हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी डिस्कवर कर रहे हैं, दिस हैव बीन डिस्कवर्ड 5000 years बैक। और ये सब कुछ जो भी ज्ञान, मतलब द माइन्यूटेस्ट ऑफ द व्हाटएवर, ये आपका जो भी न्यूक्लियर थ्योरी और ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्कवर्ड थी, ऑलरेडी पढ़ चुके थे लोग, कर डिबेट और सब कुछ, मतलब इट वाज कंप्लीट नॉलेज अवेलेबल, नॉट टुडे बट 5000 years बैक। तो ऐसे ही उसमें वैशेषिक दर्शन एक है जो कि एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करता है। न्याय दर्शन जिसपे बेस पे पूरा लीगल सिस्टम है, पूरा लीगल आपका फ्रेमवर्क इसी न्याय दर्शन के बेसिस पे ही है। फिर देन देयर इज सांख्य दर्शन विच इज ऑल्टरनेट थ्योरी टू डार्विन की एवोल्यूशनरी जो थ्योरी है, उसके बेस, उसके ऑल्टरनेट थ्योरी, जिसमें आपने कभी सुना हो पुरुष प्रकृति के बारे में, तो सांख्य दर्शन जो है उसके बारे में बात करता है। और सांख्य दर्शन में ज्योतिष और आयुर्वेद, योग, ये सब चीजें हैं। योग वाज अगेन प्रैक्टिकल ऑफ सांख्य दर्शन, तो ये उसके बारे में बात करते हैं। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये वेदों के अर्लियर इंटरप्रिटेशन ऑफ वेद, अर्लियर पार्ट, और उत्तर मीमांसा या वेदांत जिसको बोलते हैं, तो ये लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक नॉलेज ये था। तो वेदांत का मतलब जो है, अपने वेदांत आपने सुना होगा, द्वैत वेदांत और वेदांत शब्द आपने सुने होंगे। तो वेरी शॉर्ट, मतलब ये तो मैं बहुत, मतलब ये सिर्फ जिसे समझिए न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी नहीं पूरी तरीके से पढ़ रहा, उतने शॉर्ट में मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ये दिस इज इन इटसेल्फ अ डिटेल्ड एंड एक्सेलेंट सब्जेक्ट टू स्टडी। तो वेदांत का मतलब जो है वेद का अंत है, बेसिकली वेद का अंत कह लें। वेद का मतलब अगर आप दूसरा इसका मतलब समझेंगे तो वेद इज नॉलेज। तो नॉलेज का अंत मतलब इससे बियॉन्ड कोई नॉलेज है नहीं, इसलिए उसको वेदांत बोला गया। तो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत और बाकी और वेदांत जो हैं, ये कई तरीके के, 3-4 तरीके के वेदांत हैं। अद्वैत वेदांत, द्वैत अद्वैत, अद्वैत और द्वैत वेदांत, इस अलग अलग फिलोसफीज हैं। तो ये फ्रॉम प्लूरलिज्म टू सिंगुलर थिंग, मतलब कि एक ही ब्रह्म एक है, उसके ऊपर ये बेस्ड है। इस विषय में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे जब एडवांस कोर्स का लास्ट क्लास होगा, जिसमें हम बात करेंगे कर्म, मोक्ष और उन सब चीज़ों के बारे में कि क्या है क्या नहीं। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद आपको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि क्या है, व्हाट इज द बिगर पर्पस ऑफ लाइफ, क्या है, व्हाई, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ, और इस तरीके की चीज़ें बातें करने में फिर उसमें हम और डिटेल में बात करते हैं। सो ये दिस इज व्हाट इन वेरी शॉर्ट, वेरी कंसाइज फॉर्म ऑफ व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज। दूसरी चीज, एस्ट्रोलॉजी में अभी तो आए नहीं, हम वेद और उसमें बात कर रहे हैं। अब एक ये लाइन है हमारे परमानंद योगानंद के बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें एक लाइन है कि अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन दैट डे एंड एट दैट आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी ऑफ हिज इंडिविजुअल कर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कब आप पैदा हुए, कि जब आपके इंडिविजुअल कर्म, जो भी कर्म थे आपके, उसके बेसिस पे मैथमेटिकल हार्मनी, आपके सितारे उस टाइम पे आए एक साथ, और तब आपका जन्म हुआ। ये समझने वाली चीज है, क्योंकि हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी इसी पे बेस्ड है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम ज्योतिष पढ़ने जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है वर्ड, ये इसका मतलब है एस्टर प्लस लॉजिक कह सकते हैं, लॉजिक ऑफ स्टार्स बोल सकते हैं। ज्योतिष का मतलब है डिवाइन लाइट, ज्योति प्लस ईश्वरीय ज्योति इसको बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि डिवाइन लाइट है। डिवाइन लाइट जो है, डिवाइन लाइट हम इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस इज गाइडिंग लाइट। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अपने पुराने जमाने में सभी ने अपने हर एक इंसान का लाइफ का जीपीएस पहले से ही बना दिया था, कि ये जीपीएस है लाइफ का, कहाँ क्या करना है, कब कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, क्या चीज हो सकती है, और कैसे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और करेक्ट कैसे कर सकते हैं, कोई उपाय रेमेडी से नहीं, अपने कर्मों से करेक्ट कर सकते हैं। तो अपने कर्म, अगर आपको मालूम है कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, अब आपको मालूम है मेरा फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है, तो मत करो, मत डालो आप शेयर्स में पैसे, ये तो आपके हाथ में। तो ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। सो दैट वाज व्हाट ज्योतिष वाज। और ये सिर्फ इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन का ही फर्क नहीं है, ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश टर्म है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बाद से हम कंपेयर कर सकते हैं इस चीज को, कि बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज वेस्टर्न, ज्योतिष इज इंडियन। बहुत ही बड़ा फर्क है इसमें, बहुत जबरदस्त फर्क है जब आप पढ़ेंगे दोनों टर्म्स में। क्योंकि एक है कि ये आपका फॉर्मेशन हुआ और उसके हिसाब से ये रिजल्ट आने वाला है, दूसरा है ये गाइडेंस है आपके लिए,
कि आपके प्रोबेबल रिजल्ट्स हैं कि लाइफ में ये प्रोबेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं आपके लाइफ में, और आप उनको ऑल्टर भी कर सकते हो आने वाले टाइम को अपने कर्मों के थ्रू। तो ये इन ट्रू एसेंस दैट इज व्हाट ज्योतिष इज। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस अब इसमें अगर आप समझें तो ज्योतिष में आप लोगों ने अभी किसी ने जिक्र किया असेंडेंट, और असेंडेंट देखते हैं तो असेंडेंट आप सबको अभी पता लग जाएगा क्या होता है, मैं बाद में भी समझाऊंगा। बट असेंडेंट जो है, असेंडेंट मतलब द वन हु इज राइजिंग इन ईस्ट, जो ईस्ट में राइज करता है उसको हम असेंडेंट बोलते हैं। और जो हमारा जो हॉरोस्कोप है उसमें हम लोग जो बोलते हैं वो लग्न बोलते हैं। तो असेंडेंट और लग्न में फर्क इतना है कि असेंडेंट इज द वन विच राइजेस इन ईस्ट, लग्न हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पिछले जन्म और इस जन्म के बीच की कड़ी है, बीच का लग्न है वो, मतलब विच जॉइंस। तो पिछले जन्म में आप जहां पे आपने लाइफ छोड़ी थी वहीं से आप इस जन्म में लाइफ स्टार्ट करते हो, दैट इज देयरफॉर द फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड लग्न इन ज्योतिष। तो लग्न का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों कॉन्सेप्ट्स में, ज्योतिष में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी। दूसरी चीज, हमारी ज्योतिष जो है सब पास्ट लाइफ के बेसिस पे है कि आपकी पास्ट लाइफ क्या कर्म करे आपने और इस लाइफ में आपको कैसा कर्म झेलने हैं या कैसा उसका फल मिलना है, तो वो हम इस वाली लाइफ में बात करेंगे। तो पास्ट लाइफ और दिस लाइफ की कहानी है। वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो कुछ मानते नहीं है पास्ट लाइफ को, दे डोंट बिलीव इन रीबर्थ। वो दे बोलते हैं कि जजमेंट डे होगा, कयामत होगी, तब उस दिन हिसाब होगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो वो तो बिलीव नहीं करते, तो दे बिलीव इन सोल, बट दे बिलीव कि मरने के बाद सब सोल सो जाती है। और ये एक और मैं आप लोगों को एक बड़ी इसी पे एक टॉक वो है कि हम लोग जब भी कोई मरता है, आज की डेट में फैशन बन गया है, किसी की भी कंडोलेंस आप देते हैं तो फेसबुक पे आप बड़े धीरे से लिख देते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। और RIP बड़ा फेमस है आज की डेट में। आप किसी भी कंडोलेंस उस पर देखें, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फेसबुक हो, कहीं पर भी हो RIP आप लिख देंगे बड़े आराम से। इसका मतलब आपने मरने वाले का धर्म परिवर्तन कर दिया मरने के बाद। भाई हिंदुओं में रेस्ट इन पीस नहीं होता, हिंदुओं में आत्मा मरती नहीं है, उसमें रेस्ट इन पीस उसको बोलते हैं जो कि अंदर आपने दबा दिया, जमीन के नीचे चला गया और वो रेस्ट कर रहा है, बॉडी इज रेस्टिंग, दैट्स द रीजन वी से रेस्ट इन पीस टू देम। हिंदुओं में नहीं होता कोई रेस्ट इन पीस। आप उनका किसी का भी मरने के बाद आप प्लीज धर्म परिवर्तन ना करें, रेस्ट इन पीस ना लिखें किसी को भी। आप हाथ जोड़ के उसमें जो इमोजी आता है हाथ जोड़ने वाला वो डाल के ओम शांति लिख दें, वो बेहतर है, आत्मा को शांति मिले ये लिख दें, क्योंकि हम लोग आत्मा पे बिलीव करते हैं। हम लोग रेस्ट इन पीस, हाँ कोई मोहम्मदन या क्रिश्चियन आपका फ्रेंड है वो उसको कंट्रोल करना है तो बिल्कुल आप रेस्ट इन पीस लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हिंदुओं का धर्म परिवर्तन आप ना करें रेस्ट इन पीस लिख के। सो ये बहुत लोगों को नहीं मालूम, हम लोग ऐसे ही कर देते हैं। तो रेस्ट इन पीस इज एक्चुअली नॉट एडवाइजेबल। दूसरी चीज, हम लोग चूंकि थोड़े से हमारा खोजी प्रवृत्ति जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा इंक्विजिटिव ज्यादा है। इंडियंस आर मोर इंक्विजिटिव देन एनी अदर ट्राइब इन द वर्ल्ड, एंड देयरफॉर हमें हमेशा व्हाट व्हेन हाउ से ज्यादा एक वाई का भी एक आप कह सकते हैं एक तरीके का कीड़ा है कि हमें वाई भी जानना है हर चीज का। क्यों? तो वाई जानने के लिए, और ये एस्ट्रोलॉजी से आपको वाई का आंसर मिलता है, जो ज्योतिष है उसमें मिलता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। कब कौन सा इवेंट होगा ये आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट उस पर हम नहीं करते। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेडिक्शन है वो भी होता है ट्रांजिट बेस्ड। जो एस्ट्रोलॉजी में हम यूज करते हैं वो ट्रांजिट्स के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं। और जो हमारा हिंदू ज्योतिष का जो प्रेडिक्शन सिस्टम है वो दशा सिस्टम बेस्ड है। कौन सी दशाएं होंगी, दशाओं के ऊपर क्या क्या चीजें होंगी, क्या इवेंट्स होंगे, वो दशा हम लोग करेंगे, तो दशा भी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, हमारा जो सिस्टम है पूरा ज्योतिष जो है दैट इज मून बेस्ड। हम मून बेस्ड देखते हैं, और पूरा जो एस्ट्रोलॉजी है, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, वो सारा का सारा सन बेस्ड है। मतलब सन बेस्ड बोलते हैं जिसको सन के बेसिस पे, सन इज कंसिडर्ड एज द मेजर planet there, moon is considered as a major planet here in India. इंडियन ज्योतिष के अंदर हम मून को प्लैनेट्स, हर चीज हमारी मून बेस्ड है, हर चीज। और हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब हम प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सन क्या बताता है, मून क्या बताता है, एंड व्हाई आर दीज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अभी तक चीजें ऑन बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड ज्योतिष। तो हमें पता होना चाहिए हम जो सीखने जा रहे हैं वो क्या सीखने जा रहे हैं, क्यों सीखने जा रहे हैं, उसके पीछे का बेसिस क्या है। तो ज्योतिष का बेसिस जो है प्योर एंड प्योर पुनर्जन्म बेसिस दिए है,
तो असेंडेंट और लग्न बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप समझेंगे इस चीज को, जब आप थोड़ा सा भी करेंगे कि लग्न और क्या है ये, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है वो, कि कहाँ आपने लाइफ छोड़ी लास्ट प्रीवियस बर्थ में और कहाँ इस बर्थ में आप वापस से शुरू कर रहे हो उसी लाइफ को। तो थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी, हम लोग थोड़ी थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन हो आपको, आप पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी तरीके से। तो हम बेसिकली समझे सही पहले एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, क्यों है। अब क्या होता है, जैसे अगर दो सिस्टम है, सोलर सिस्टम और आपका बताइए, एक सोलर सिस्टम हमारा है पूरा जो जिसमें हम लोग रहते हैं, अर्थ इज अ पार्ट ऑफ दैट सोलर सिस्टम। इसको दो तरीके से व्यूज से हम देख सकते हैं, जियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक मतलब जिसमें अर्थ सेंटर ऑफ द अर्थ है और बाकी सारे प्लैनेट इंक्लूडिंग सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। और हीलियोसेंट्रिक का मतलब होगा जहाँ पे सन इज सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। Actually, the sun is at the center of universe and everybody is revolving around the sun. But हमें पढ़ना, हम तो पैदा अर्थ में हुए, हमें तो अर्थ को सेंटर रख के देखना पड़ेगा पूरे यूनिवर्स को। भाई जब आप किसी भी बच्चा पैदा हुआ, किसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, कहीं पर हुआ, आपने वहां से खड़े होकर एक स्क्रीनशॉट लिया पूरा स्काई का, उस टाइम पे क्या था, तो वो स्क्रीनशॉट को हम अर्थ पे बैठ के लेंगे। इसलिए हम जियोसेंट्रिक सिस्टम फॉलो करेंगे। और इसके अंदर भी आपके दो तरीके के प्लैनेट्स होते हैं, inferior planets and exterior planets. Inferior planets, वो inferior planets कह सकते हैं उनको, या interior planets कह सकते हैं। मतलब मार्स, आपका वीनस, मरकरी जो सन और अर्थ के बीच में आते हैं, ये inferior planets हैं। और जो सन के बाद आते हैं, जो अर्थ और सन के बाद वाले planets हैं, मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर, these are considered exterior planets. अच्छा, इसमें हम लोग प्लैनेट जो नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस है, इनको नहीं लेंगे, इनको हम लोग नहीं डालते हैं अपने स्टडी में। ये हिंदू ज्योतिष में कंसिडर नहीं होते हैं। ये ज्यादा बहुत रेयर केसेस में लेते हैं, वो एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे। जब कोई स्पेशल इंसिडेंट हमने पढ़ना है, कोई मेजर इंसिडेंट कुछ स्टडी करना है, तब हम प्लूटो को एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, बट नॉट मच इन डे टू डे। इनका ना तो कोई दशाएं होती हैं, ना कुछ अलग हम कंसिडर ही करते हैं यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। दूसरी चीज, अब ये हमने कर लिया, प्लैनेट्स के नाम आप सबको मालूम है। अभी हमारे को केतु और राहु भी जो है हमने प्लैनेट में ले रखे। अभी हम डिटेल में बात करेंगे केतु राहु क्या है। बट आप लोग सबके सब जो है इस प्लैनेट्स को ऑर्डर में आप लिख लीजिए कहीं पर भी। एक आई होप एवरीबडी इज कैरिंग हैविंग अ पेन और अ पेपर, और कुछ तो होगा। एंड नोबडीज, क्योंकि कैमरे सबके ऑफ हो गए, मुझे एक बार आप ऑन करके बता दें आप लोग हैं या आप सो गए सबके सब। इज एवरीबडी देयर और है? है सर। सब प्रेजेंट है बोरिंग तो सर। नहीं हुआ? बोर तो नहीं हुआ नहीं कोई? मतलब नहीं सर, नहीं बोर सर। हो गया था ऐसा, मतलब मुझे Very informative. नहीं, इन्फॉर्मेटिव तो है, बट वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नींद आती लगती है। वो मतलब बच्चों को देखा मैंने पढ़ते हुए, बहुत इन्फॉर्मेशन होती है उनकी। ठीक है, एनीवेज अच्छा है आप लोग जग रहे, और इसीलिए आप सब लोग ये वाले जो ये है ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स है, इसी ऑर्डर में लिखेंगे। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। ये क्यों मैं इस ऑर्डर में लिखवा रहा हूँ आपको, ये आप आगे चल के आपको समझ में आएगा कि क्यों हम इस ऑर्डर में लिख रहे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका टाइम बचाने के लिए, 9 क्लास में पूरा सिखाना, तो उसको टाइम बचाने के लिए है ये कि ये ऑर्डर, और ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। कल नेक्स्ट क्लास तक इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये होमवर्क है, इसी ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए। पूछे 9 प्लैनेट्स के नाम बताओ, तो इस ऑर्डर में बता दिया आपने। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, इस ऑर्डर में ही बताने। इतना ही होमवर्क है, इससे ज्यादा होमवर्क ये नहीं। इसके अलावा और भी होमवर्क अभी है थोड़ा सा, और इसके हम आगे पढ़ेंगे, तो वो भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें जल्दी सीखना है, हमें जल्दी सीखना। एक और चीज पे मैंने मिस कर दिया आपको, ज्योतिष के अंदर, ज्योतिष जो है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, अभी भी है, जिसको हम बोलते हैं गणित और एक बोलते हैं फलित। ये आपने सुना होगा, गणित और फलित ज्योतिष। तो गणित ज्योतिष जो है ये होता है कैलकुलेशन बेस्ड। अभी पुराने जमाने में अपने पास जब ये सॉफ्टवेयर नहीं थे एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन के लिए, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंजीनियर्स जाते हैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि उनको मैथ्स का शौक होता है, और वो मैथ्स, चूंकि मैथ्स अच्छी होती है उनकी, तो इसलिए वो एस्ट्रोलॉजी में बड़ी अच्छी कैलकुलेशन कर पाते हैं सारी चीजों के। अब मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है ना, मैंने मैथ्स उतना बड़ा, इसलिए मेरे को अगर जब तक वो सॉफ्टवेयर नहीं थे तब तक मुझे, हाँ मेरा फिलोसफिकल साइड बहुत अच्छा है, तो मैं एनालाइज और उसको वैसा अच्छा कर सकता हूँ, बट मेरे को मैथ्स नहीं आता उतना।
तो मैं गणित वाला जो है पूरा का पूरा मैथ्स वाला ही सिस्टम है। हमें फॉर्चुनेटली नाउ वी हैव सो मेनी विद टेक्नोलॉजी, वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर अवेलेबल, फ्री में भी अवेलेबल है। आपको हॉरोस्कोप बनाने में कुछ नहीं जाना आपका, आपने अपना डेट ऑफ डिटेल्स डालने और हॉरोस्कोप आपका बनकर आ जाएगा। तो ये सारे और हर सॉफ्टवेयर सिमिलर हॉरोस्कोप बनाता है। थोड़ी बहुत लड़ाई बची हुई है अभी कि आयांश को लेकर कि कौन सा आयांश यूज करना है, वो हम पढ़ेंगे आयांश क्या होता है, तो उसके बेसिस पे अदरवाइज मोर और लेस सबके सारे ही सॉफ्टवेयर एक जैसा हॉरोस्कोप बनाते हैं। जिसको बनाने के लिए पहले पंचांग देख के जब बनाते थे हॉरोस्कोप लोग, तो बहुत ज्यादा गलतियां होती थी और बहुत प्रॉब्लम भी आती थी और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, और उसी में सारी कलाकारी थी कि कौन सबसे एक्यूरेट हॉरोस्कोप बना पाएगा। तो आधा एक साल तो आपको सिर्फ हॉरोस्कोप बनाने में लग जाता था कि पंचांग देख के आपको हॉरोस्कोप बनाना है, उसको सीखना है, उसको उसकी कैलकुलेशंस को पूरा सीखना है। फिर आपके लॉग वाले वो कैलकुलेटर्स आए, उनके थ्रू अब कैलकुलेशन करके लिखते थे। फिर उसके बाद अब तो सॉफ्टवेयर आ गए, अब हमें कोई जरूरत ही नहीं है, तो हमारा 50% काम खत्म। हम हमें सिर्फ एनालाइज कैसे करना है हॉरोस्कोप को, उस पर ही ध्यान देना है। सो दैट इज समथिंग व्हिच हैज ईज्ड आवर लर्निंग। तो नाउ वी आर मोर कंफर्टेबल, वी कैन इजीली लर्न नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बड़ा आसान है याद करना सारी चीजों को। तो ये आपने कर लिया नोट सबने। अब हम कुछ राहु केतु पे बात कर लेते हैं। अब राहु केतु के बारे में आप लोग बताएं, जो लर्नेड लोग हैं, क्या क्या चीजें हैं, व्हाट इज राहु एंड केतु, जितने भी हैं। संदीप, यू कैन स्पीक इफ यू आर देयर। व्हाट इज राहु एंड केतु? Rahu Ketu are the nodes. They are shadow planets. They don't have a proper structure and all. This. बस और सर जब नहीं इतने हल्के में निपटा दिया सर राहु केतु, पूरी लाइफ सबकी पड़ी लटकी पड़ी है राहु केतु। सर जो कहते हैं जब मून मूव करता है तो सर जो अर्थ से जब इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो आपका जो उसका जो नोड्स आते हैं तो वो कहते हैं राहु होते हैं। जो नॉर्थ होता है दैट इज राहु है एंड साउथ इज केतु। बिल्कुल ठीक, ये तो आपने एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशन दिया राहु केतु का। इसका माइथोलॉजिकल डेफिनेशन भी है इसी को समझाने के लिए, जो आपको स्टोरी मालूम हो राहु केतु। किसी को मालूम है राहु केतु वाली स्टोरी? हाँ सर, वो कहते हैं समुद्र मंथन के समय कहते हैं जब कहते हैं सर जो निकला था, सर जो कटा। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक नाउ। अब सर जो निकला, कोई सर नहीं निकला था उसमें। नहीं नहीं जो निकला था उसके अंदर से आपको, चलो लेट एनीबॉडी एल्स स्पीक। ने एस्ट्रोनॉमिकल बता दिया। हाँ मैं तो बोलिए स्मृति जी, आप बताइए। हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत जो निकला था, अमृत तो विष्णु जी नारी का रूप लेकर आए थे, उन्होंने सारे देवताओं को अमृत पिला दिया था। विष्णु जी नारी का रूप लेके नहीं आए थे, नहीं मतलब मोहिनी का रूप, राइट? नहीं, कोई मोहिनी का रूप विष्णु जी नहीं थे, वसु की नाग थे, वो एक नारी का रूप लेके जो था वो अपनी देवताओं की लाइन में खड़े हो गए थे और उनको एक ड्रॉप पिला दिया गया था। उसने पी लिया था छल से एक तरीके से अमृत। हाँ, तो और विष्णु जी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, उसका गर्दन काटी और वो सर जो है अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। तो सर ये माना जाता है, सर अभी भी घूम रहा है हवा में और धड़ भी घूम रहा है हवा में, और ये दोनों जो है, ये सर इज कॉल्ड राहु और धड़ जो है वो केतु कहलाता है। सर ये पिया किसने था सर? अमृत वसु की नाग। वसु की नाग एक राक्षस थे, तभी तो वो सर्पेंट टेल है ना। हाँ, सर्पेंट टेल बोलते हैं, सर्पेंट हेड बोलते हैं। तो फिर ये सच है या नहीं जो आप बता रहे हो राहु और मैंने तो केतु के देखा लिए? नहीं, मैंने तो समुद्र मंथन भी नहीं देखा, मैं तो अमृत भी नहीं देखा, देवता भी नहीं देखा। आपने देखे किसी ने देखे देवता वेवता कुछ कहीं पे? शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में नहीं लिखा, ये उसमें लिखा है, पुराणों में लिखा है। पुराण जो थे ना, जो हमारे शिव पुराण, विष्णु पुराण, बहुत सारे पुराण है, दीज आर स्टोरी बुक्स। पुराने जमाने में स्टोरी बुक्स थी वो, मतलब विच इज बेसिस ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं कि वो है नहीं, एनर्जी नहीं है, वो चीज नहीं है, बट दीज आर बट हमें एस्ट्रोनॉमिकली समझना है, हमें पुराणों और मैथोलॉजिकल स्टोरीज में नहीं जाना, रिलीजन में मिक्स नहीं करना इस चीज को। तो अगर हम वैसे समझें, क्योंकि देयर आर टू अप्रोचेस टू लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। वन इज योर रिलीजियस वे ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हर एक चीज पे आपको एक रिलीजन का एग्जांपल दिया जाएगा और उससे आप फिर बिल्कुल एकदम वैसे हो जाएंगे, बिल्कुल ना जैसे क्लोज्ड, आपका खुद का पर्सपेक्टिव बंद हो जाएगा, आप आगे एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे चीजों को। आपको वही हर चीज एकदम बिल्कुल आप उसे, क्योंकि एक बार वो रिलीजन वाला चश्मा लग जाता है ना हमारे को, तो हमें हर चीज वो सही गलत के, बिकॉज देन यू योरसेल्फ विल बी इन अ जजमेंटल पोजीशन वेयर यू स्टार्ट जजिंग थिंग्स
ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो नहीं करना हमने। हमने ओपन माइंड से पढ़ना है, हमने ओपन माइंड से बिल्कुल एकदम, ताकि हम आगे और एक्सप्लोर कर सकें इन योर जर्नी। बिकॉज अभी आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप ये ऑकल्ट का जर्नी स्टार्ट करें, एस्ट्रोलॉजी, इसकी एंड नहीं है कोई, इसका कोई एंड नहीं है। इट कैन गो टू वॉट एवर लिमिट्स, मतलब इतनी कुछ भी आप सीख सकते हो, बहुत स्कोप है इसमें आगे सीखने का। देयर आर डिफरेंट लाइन, देयर आर सो मच, बहुत डेप्थ है इसमें, तो वो आप कर सकते हैं। तो वो अगर आप रिलीजन के चक्कर में पड़ गए ना, तो आप फिर वो डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, फिर आप वहीं ऊपर ही ऊपर, फिर आपने कुंडली देखेंगे और सीधा बोला वही तो काल सर्प है इसको, तो फिर आप क्या करें काल सर्प है, तो बोले उज्जैन जाके पूजा कराओ। अभी उज्जैन जाके महाकालेश्वर में पूजा कराओ, तो वहां पे तो क्या काल सर्प हट जाएगा, राहु अलग हो जाएगा, केतु मतलब काल सर्प डिसमेंटल हो जाएगा उसकी कुंडली में, नहीं होगा। फिर कैसे, मतलब हाउ डज इट अफेक्ट, अब इस चीज पे बात करेंगे। और जो ज्यादा जो है, मतलब जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इन सब चीजों को, उनसे अगर जब आप पढ़ेंगे, बात करेंगे, तो मतलब यू शुड हैव एन ओपन माइंड, बेसिकली आई वुड से डोंट गेट क्लाउडेड बाय अ सिंगल कॉज। तो रिलीजन को बीच में मत डालिए, वैसे ही हम करते हैं। तो हाँ, ये सही है कि गलत है ये पता नहीं, बट ये स्टोरी है, समझाई गई लोगों को ताकि याद रहे। क्योंकि राहु जो कटा हुआ सर है, विच इज, जिसे हम बोलते हैं राहु कटा हुआ सर, तो वो राहु जो है वो बिल्कुल ही मतलब विच इज इल्यूजन, वो पूरा इल्यूजन वाला है, क्योंकि सोचने वाला प्लैनेट है। एंड केतु जो है वो धड़ है, वो लिबरेशन की बात करते हैं हम लोग केतु में। तो ये दोनों चीजें हम जब प्लैनेट्स का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तब हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। बट अगर आप देखें क्या है एस्ट्रोनॉमिकली, ये सन है, ये अर्थ है, ये इसका मून है। तो व्हेन मून ट्रेवल्स, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये मून जब जब यहाँ पे नीचे नॉर्थ उसमें आता है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये यहाँ पे दिस इज द नॉर्थ नोड, एंड ऊपर वाला जो है ये साउथ नोड है। ये नॉर्थ एंड साउथ नोड जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्टिकल पाथ ऑफ सन एंड मून, जो अर्थ एंड मून का जो एलिप्टिकल पाथ है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो राहु और केतु है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही। अब ये मजे की बात ये है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी राहु केतु को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को मानते हैं। और हम लोग जो है ये राहु केतु हमारी जिंदगी में, तो राहु केतु ने सभी ने बहुत मेजर उत्पाद मचा के रखा हुआ है। मतलब आपके पास जब क्लाइंट्स आते हैं, आप मान के चलिए, उसको शॉर्ट फॉर्म में राकेश भी बोलेंगे, राहु केतु शनि को। तो राकेश जो है इन्हीं का कुछ ना कुछ टाइम चल रहा होता है, तभी आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। और ये कोई हेवनली बॉडी नहीं है, ये कोई छाया ग्रह इसकी इसीलिए बोला जाता है इनको। ये सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है, नॉर्थ नोड और साउथ नोड जिनको हम बोलते हैं। और ये दोनों हमेशा 180 डिग्रीज पे रहेंगे एक दूसरे के। तो किसी भी कुंडली में, किसी भी हॉरोस्कोप में आप देखेंगे, अगर फर्स्ट हाउस में राहु है तो 7th हाउस में केतु होगा। 180 डिग्रीज का वो पूरा है। अगर आप उसको डिग्रीज में बनाना चाहेंगे हॉरोस्कोप को, आप डिग्रीज में भी बना सकते हैं हॉरोस्कोप के अंदर। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, आप समझ लें और इसको आपको याद करना है एक बार। आप सभी लोगों को, क्या सबको याद है एरीज टू पाइसेस सारे सन साइंस याद है इन ऑर्डर? यस सर। नो सर, नहीं याद? तो नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं। तो लिख लीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पे एरीज टॉरस। अभी इस डायग्राम को समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये डायग्राम जो है ना इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर अर्थ है, राहु केतु इधर आ गए, मून ऊपर जा रहा है, और ये प्लैनेट्स है सन और अर्थ। ये मरकरी वीनस यहाँ पर है बीच में सन और अर्थ के, और मार्स जुपिटर सैटर्न अर्थ के इस तरफ है, सन के इस तरफ। ये जो बैंड है, ये ऊपर हमने जो ये पूरा जो इलेप्टिकल पाथ जो यूनिवर्स घूमता हुआ दिखाई देता है हमें पूरा, ये पूरा बैंड सिर्फ 16 डिग्री का है। 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री साउथ, इतने ही पोर्शन में पूरा वो 360 डिग्री पूरा वो घूम रहा है। सोचो यूनिवर्स कितना बड़ा हो गया, हम तो 16 डिग्री में देख, वो भी इतना छोटा से देख रहे हैं। वो 16 डिग्री के अंदर ही पूरा वो घूम रहा है, पूरा यूनिवर्स जो है। ऐसे सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं अर्थ के आसपास। वो हम तो अर्थ के आसपास ही लेंगे अभी, क्योंकि हम अर्थ पे बैठे हैं। हम मार्स पे होते तो हम मार्स में देखते कि क्या पर है, पूरा मार्स के पर्सपेक्टिव से देखते। तो अभी हम अर्थ में बीच में है और सारे प्लैनेट्स आसपास घूम रहे हैं हमारे, और ये पूरा बैंड जो है वो 16 डिग्रीज का है। अब मुझे नहीं मालूम हमारे ऋषि मुनियों के पास कौन से टेलीस्कोप थे उस जमाने में, और कितने क्लियर स्काई दिखती होगी उनको, और किस टाइप की आंखें थी उनकी। उन्होंने देखा यहाँ से। हाँ जी लीना जी, आप बोले आप मेरे को रोक के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, थैंक यू। एक्चुअली यहाँ पे यूरेनियस और प्लूटो नहीं दिख रहे हैं। हाँ नहीं, हमने नहीं खिला रहे उनको, हम गेम में नहीं खिला रहे उनको। हिंदू ज्योतिष में नहीं खिलाया था, हम नहीं खिलाएंगे उनको, बहुत चीटिंग करते हैं।
सर तो फिर मेरी कुंडली में तो एट पता नहीं कौन से तो हाउस में प्लूटो है ऐसे दिखता है। हाँ तो प्लूटो भी होगा, यूरेनस भी होगा, नेपच्यून भी होगा, एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में चिरियन करके एक और स्टार है, वो भी होगा। अगर कुछ सॉफ्टवेयर में तो वो भी डालने लगे हैं। तो एक और प्लैनेट डिस्कवर हुआ है, वो भी डालते हैं, चिरॉन या चिरियन करके कुछ तो उसका नाम है एग्जैक्टली, और शिरॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। सो दैट इज देयर। तो वो भी लिया जाता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो वो हम लोग नहीं ले रहे ना, हम लोग, हमारे पास राहु केतु इनफ है, हम लोग राहु केतु में उलझे रहेंगे, हमारा वही ठीक है। हम राहु केतु शनि और इन सबको ही समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को हम पढ़ेंगे जरूर कि क्या है, बट हम उसको कभी भी प्रेडिक्शंस के टाइम पर भी नहीं यूज करते, एक्सट्रीम केसेस में ही यूज किया जाता है। और कौन से एक्सट्रीम केसेस होते हैं, जब हम वो प्लैनेट का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तब हम समझेंगे वो कौन से एक्सट्रीम केसेस हैं। तो ये 16 डिग्री का बैंड हो गया, तो समझ लीजिए। और हमारे पास जो अर्थ को जो ऑब्जर्व करते थे उस टाइम पे ऋषि मुनि, कब कौन से प्लैनेट्स कहाँ पर आए, क्या हुआ, जिसके हिसाब से कितने हजारों साल पहले दे हैव प्रेडिक्टेड सोलर इक्लिप्स का टाइमिंग आज की डेट 100% एक्यूरेसी के साथ। किस टाइम पे कब सोलर इक्लिप्स होगी इंडिया में, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होगा, ये सारी डेट्स ये आज नहीं, आर्यभट्ट ने पता नहीं कितने सालों पहले ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके रखी हुई है, ये ऑलरेडी अवेलेबल। एंड ये मैं और ये इसलिए बोल रहा हूँ कि टेलीस्कोप वाली कहानी, कि आसमान में देखा उन्होंने कि कुछ तो फॉर्मेशन दिखे। अब क्या था, पुराने जमाने में तो हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं थी, या तो ह्यूमंस थे या एनिमल्स थे। तो आप देखेंगे जितने भी राशियों के नाम है उन्हें कॉन्स्टेलेशन दिखे, बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन दिखे। और ये दिखाई दिया कि प्लैनेट्स जो है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक कॉन्स्टेलेशन में आते हैं, और जब एक कॉन्स्टेलेशन से दूसरे कॉन्स्टेलेशन में जाते हैं तब कुछ इफेक्ट अर्थ पे होता है, या कुछ इस तरीके से होता है, या कुछ कुछ समय टाइम की कैलकुलेशन के लिए उन्होंने वो ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये जो मेजर दिखते थे, फॉर्मेशन दिखते थे, उनको डिवाइड कर लिया 12 हिस्सों में, यूनिवर्स को पूरा 12 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, जो हमारी 12 राशियां बनी। अब ये जो राशियां थी, या तो ये एनिमल या तो किसी ह्यूमन बीइंग या एनिमल के शेप्स को ही रिजेंबल करती है। अब एरीज जैसे आप देखेंगे तो ये राम या भेड़ को एक रिप्रेजेंट करता हुआ एक कॉन्स्टलेशन सा दिखा, तो उसको एरीज बता दिया। फिर एक बुल की शेप में दिखा तो टॉरस आ गया, फिर क्रैब है, कैंसर है, लियो एक लायन हो गया, वर्गो एक फीमेल बॉडी हो गई, इस तरीके से लिब्रा एक तराजू हो गया, स्कॉर्पियो एक बिच्छू की शेप में हो गया, सैजिटेरियस हाफ मैन एंड हाफ हॉर्स, इसी तरीके से कैप्रिकॉर्न मगरमच्छ हो गया। ये ऐसे अलग अलग जो शेप्स थे, इनके पाइसेस दो मछलियां हो गई अलग। सो दे हैड डिफरेंट ह्यूमंस एंड एनिमल बॉडीज, जैसा फॉर्मेशन दिखा उन्होंने, उनको उनके नाम दे दिए, एंड दे फॉर्म दिस 12 साइंस। अब 12 साइन हो गए। 360 डिग्री का हमारा यूनिवर्स है, हर डिवाइड करेंगे 12 से तो 30 डिग्रीज का एक साइन हो गया। तो हर एक जोडियक को 30 डिग्रीज मिले, उसका एरिया जो था वो 30 डिग्री का हो गया। हर जोडियक, एवरी जोडियक, हर राशि जो है वो 30-30 डिग्री की है। तो ये आप समझ लीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आपको क्या याद करना है, ये एरीज के नीचे नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नंबर आप डाल दीजिए। अगली क्लास से पहले अगर मैं जब पूछूंगा आपसे कि 8वां नंबर कौन सा, तो आप बोलेंगे स्कॉर्पियो। इतना याद होना है, राशि के नंबर सारे याद होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है राशियों के नंबर याद करना, क्योंकि फिर आप हॉरोस्कोप में क्योंकि कहीं पर भी लिखी नहीं होती है, जो नंबर पड़े हुए आप देखते हो वो राशियां ही होती हैं। और ये राशियां जो है, ये राशि विल टेल यू विच कौन सा, मतलब ये राशियां ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राशि इज बेसिकली, अब पढ़ेंगे और डिटेल में कि राशि का क्या मतलब है, हाउसेस का क्या मतलब है, और प्लैनेट्स क्या सिग्निफाई करते हैं, इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट फॉर द टाइमिंग प्लीज रिमेंबर नंबर्स, हर एक का नंबर और हर राशि का नाम, ये आपको याद होना चाहिए। हिंदी में आपको सबके नाम मालूम है हिंदी में, तो हिंदी में भी नाम आप लिख लीजिए सबके, आप लिखना चाहें तो। हाँ, एरीज को हम बोलते हैं मेष राशि, तो एरीज को मेष राशि बोलते हैं, वो आप लिख लीजिए। टॉरस को वृषभ, जेमिनाई को हम लोग बोलते हैं मिथुन। मिथुन चक्रवर्ती आज बीजेपी में ज्वाइन कर गया, तो मिथुन उससे याद रख सकते हैं, मिथुन, ठीक है। कैंसर इज कर्क, लियो इज सिंह,
क्योंकि बहुत जगह आपको यही वर्ड सुनने को मिलेंगे मेरी राशि। और जो मैंने ये भी देखा बहुत लोग जो बात करते हैं बोलेंगे मेरा सनसाइन जो है वो तो जोडियक है लेकिन मेरी राशि कर्क है। तो ये अपना सनसाइन के नाम पे इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में जब हिंदी राशि बोलेंगे तो हिंदी का नाम यूज करेंगे। तो वो आपको पता होना चाहिए। लियो इज सिंह, वर्गो इज कन्या, लिब्रा इज तुला, स्कॉर्पियो जो है वृश्चिक है, सैजिटेरियस इज धनु, कैप्रिकॉर्न इज मकर, एक्वेरियस कुंभ राशि है, और पाइसेस मीन। वैसे ये है पाइसेस मीन है, हिंदी में मीन बोलते हैं बट ये पाइसेस वाले होते भी बड़े मीन है। ठीक है, तो ये मीन राशि इंग्लिश वाला मीन इसमें चलता है। ठीक है, तो ये अब ये अच्छा ये बड़ा एक वो है कि अब मीन राशि वाले ऐसे है वैसे, ये सब हम लोग नहीं अभी करेंगे। अब राशि जब पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे कि क्या राशि है, कैसे राशि, क्या चीज है। सो ये हो गया राशि। ठीक है, आपने नंबर्स आपने डाल दिए, इन सबको हमें अपने पढ़ना कि ये नंबर्स याद होने चाहिए। ये सारे नंबर्स आपने याद कर रहे हैं 1 to 12 नंबर्स। जो 12 नंबर लिखा है कहीं पे तो उसका मतलब क्या है वो ऑटोमेटिक दिमाग में आना चाहिए। अभी जल्दी नहीं आएगा लेकिन जितना आप रिहर्स करेंगे, जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे सारे नंबर्स को कि एरीज का नंबर क्या है और वो कौन से नंबर का राशि, ये हमें आगे चल के बड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि अभी आपको स्लो लगेगा, पहली 1-2 क्लास में कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं कुछ ऐसा, फिर एकदम से ऐसी स्पीड पकड़ेंगे कि फिर आप कहेंगे अरे मिस हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो। तो सर एक बार सर टॉरस और जेमिनी का नाम बताएंगे हिंदी में। टॉरस क्या है? वृषभ वृषभ। राशि, और मिथुन। और जेमिनी मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, थैंक यू सर। तो मिथुन हो गया। और कौन कौन सारे याद हो? अब ये हो गए हिंदी इंग्लिश के नाम हो गए सारे। यस सर, अब सारे हो गए। ठीक है, अभी अच्छा 30 डिग्रीज का है। अभी इसके अंदर ही इसका एक और लेयर पीछे हमारे ऋषि मुनियों को दिखा, जिसको उन्होंने बोला नक्षत्र। एक लेयर दिखी हमें पहले 12 साइंस दिखे यूनिवर्स में, फिर उसके पीछे एक और लेयर दिखी जिसको हमने बोला ये नक्षत्र है, और कॉन्स्टलेशंस कुछ दिखे। और उन कॉन्स्टलेशन में वो 27 नंबर थे। एक और 28वां नक्षत्र भी होता है, अभिजीत नक्षत्र उसको बोलते हैं, बट हम ज्योतिष में कैलकुलेशन के टाइम में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम नहीं लेंगे 28वां नक्षत्र, हम 27 ही पकड़ेंगे। तो 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्र कौन कौन से क्या है, इनके नाम याद रखना जरूरी नहीं है। नाम याद रख सकते हैं क्योंकि प्रेडिक्शन में कोई काम नहीं आते। प्रेडिक्शन के लिए आपको अब ये साउथ के जितने जब भी बैचेस होते हैं ना, साउथ के लोग जब ज्यादा होते हैं तो उसमें दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज नक्षत्र। वहाँ पे बहुत ज्यादा नक्षत्र का प्रचलन है। और नक्षत्र का होता क्या है, बिकॉज सम नक्षत्र कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब आप लोगों ने सुना होगा एक गंडमूल नक्षत्र, जिसमें बच्चे पैदा होते हैं तो दे आर इनऑस्पिशियस फॉर देयर फादर एंड देयर मामास। कुछ तो ऐसा होता है, नॉर्थ में तो बहुत है ये। एक गंडमूल नक्षत्र जो है उसमें पैदा हुआ बच्चा, तो ये उसको इनऑस्पिशियस मानते हैं। तो अभी हम नक्षत्र के बारे में डिटेल में जब पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही मान लेते हैं कि 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्र क्या है, जो जोडियाक साइंस है उनके पीछे एक और लेयर है स्टार्स की, उनको आप कह सकते हैं ये नक्षत्र है। अभी आप समझने की कंसेप्ट वाइज उतना ही समझे, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे जब नक्षत्र पढ़ेंगे कितनी डिग्री का कौन सा एंड कौन सा प्लैनेट उसका लॉर्ड है, क्या है, कहाँ से आते, क्या चीज एग्जैक्ट फॉर्मेशन क्या है। तो वो नक्षत्र को सॉरी हाँ टू जी, इंटरप्ट। नहीं ये आप बता रहे थे कि हर एक जोडियाक साइन के पीछे नक्षत्र होते हैं, तो हाँ लाइक एक जोडियाक के पीछे कितने नक्षत्र होते हैं? एक ही ये या नहीं एक कैसे होंगे, 27 है क्या? तो यहाँ, तो एक के 27 पीछे है। 27 और हर एक के पीछे 27 ऐसे नहीं बता नहीं, रहे अरे नहीं, एक के पीछे 27, इसी को डिवाइड किया हुआ है ना हमने, 12 हिस्सों में डिवाइड किया एक बैंड को, हाँ। 30 डिग्रीज का। उसके पीछे फिर से नक्षत्र भी डिवाइड कर 27 है। अब तो 2 अब से 3। 360, अच्छा, तो वो 360 किसी भी डिग्री, नक्षत्र में आ सकता है। हाँ 360 डिवाइड बाय आप ओके। करेंगे 27, तो 13 डिग्रीज 20 मिनट्स का एक आएगा। 2.25 नक्षत्र एक राशि में। तो 2.25 लगभग 2.25, किसी में 2.5, किसी में कुछ 2.25, इस टाइप से अलग अलग तरीके से नक्षत्र आते रहेंगे। अच्छा ठीक। मतलब जरूरी नहीं 2.25 नक्षत्र ही आएंगे, ये 2.25 नक्षत्र की संदीप कैलकुलेशन इज रॉन्ग। हाँ क्योंकि ओके सर। 2.25
कभी भी मतलब कुछ नक्षत्र में आपके 3 नक्षत्र आएंगे जो तीनों का जो 2.25 नहीं हो सकता वो, राइट सर ठीक है। राइट। एक अब कुछ राशियों में सिर्फ एक ही नक्षत्र आएगा और बाकी 2 के कुछ हिस्से आएंगे, यस सर यस ठीक है। सिर्फ 6 राशियों में ही आपके 2.25 नक्षत्र होते हैं। 6 तो में ये हाँ। तो ये थोड़ा सा ये समझ ब्लैंकेट नहीं लेना, तो यस इसको, सर। ठीक है। तो ये 3 नक्षत्र आएंगे, अलग अलग पार्ट्स में आएंगे। ये कैलकुलेशन जब हम नक्षत्र पढ़ेंगे तब करेंगे। करेक्ट। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि हाँ पीछे एक और लेयर है, ठीक। ठीक है। अब वो कौन सा टेलीस्कोप लगा के देखते थे आई डोंट नो, बट इतना बारीक कैलकुलेशन और क्या इतनी जबरदस्त आंखें थी उनकी, हमारे ऋषि मुनियों की, वो नक्षत्र क्या थे। और इसको समझने के लिए बड़ा इजी उन्होंने कर दिया, चंद्रमा की रानियां बना दिया सबको। तो आप देखेंगे जितने भी हमारे नक्षत्र के नाम है सब फीमेल नेम्स है, ठीक है। सारे के सारे फीमेल नेम्स है और रानियों की ही वो 27 रानियां है। और मून हर नक्षत्र में एक दिन रहता है, हर रानी के साथ एक बार एक दिन रहता है। तो ये कंसेप्ट था कि मून जो है, मून ट्रैवल करता है तो हर नक्षत्र को उस हर नक्षत्र के साथ एक दिन रहेगा। तो ही स्पेंड 1 नाइट विद एवरी रानी। तो ये समझाने का तरीका था। तो 27 डेज, तो 27 डेज साइकिल है मून का हर नक्षत्र में जाने का। अब ये साइकिल कैसे और ये चीज कैसे, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है एस्ट्रोलॉजी का समझने के लिए, जो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि कैसे, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको प्लॉट कर दिया। लोग आपको ऐसे दिखा देंगे कि ये हॉरोस्कोप है। तो भाई ये हमारे 12 साइंस है, 12 हमने एक फोटो खींच ली, स्क्रीनशॉट ले लिया जैसे ही बच्चा पैदा हुआ। अब वो स्क्रीनशॉट को हमें प्लॉट करना है अखबार में, मतलब एक पेपर पे, एक पेपर के ऊपर आपको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने का एक सिस्टम तो चाहिए, हमें कैसे प्लॉट करेंगे। जैसे मैप हम बनाते हैं ना, जैसे किसी भी जगह का मैप बनाना है, तो मैप आप डायमेंशन बनाओगे कि इतना 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू दिस मनी किलोमीटर्स, और ये ऐसे की रोड, ये ऐसा गया। तो उसकी फोटो ऊपर से खींच के उसको फिर मैप को प्लॉट करोगे एक पेपर पे। सेम सिमिलरली आप जो स्क्रीनशॉट लिया हमने जब बच्चा पैदा हुआ, एक स्काई का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब वो हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम तो अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व करते करते हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जैसे स्क्रीनशॉट लिया उसको हमें प्लॉट करना है एक पेपर के ऊपर। तो हम कैसे प्लॉट करें, कोई तो स्कीम लगानी पड़ेगी ना कि हम सब स्टार्स की पोजीशन कहाँ पर है, प्लैनेट कौन से हैं, क्या है, उसको हम एक पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। तो उसके लिए बनाया गया हॉरोस्कोप। और मेरा मानना ये है जब तक हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं और अगर आपने पहले ही दिन अगर हॉरोस्कोप नहीं बनाया तो मुझे बड़ी तकलीफ होती। मुझे तो हॉरोस्कोप पहले बनाना आता था, सीख के बड़ा मजा आता था हाथ से। जब तक आप हॉरोस्कोप ना बनाए कागज में, मजा नहीं आएगा एस्ट्रोलॉजी सीखने का। तो प्लीज आप लोग सब लोग एक पेन पेपर पे, मैं तो बोर्ड नहीं यूज करता हूँ, हाथ से नहीं, मैं इससे बनाऊंगा, इससे थोड़ा परफेक्ट बनेगा। आपके स्क्वायर परफेक्ट ना बने तो कोई बात नहीं, चलेगा। बट अभी हम हॉरोस्कोप का एक बेसिक एक फॉर्मेशन बनाएंगे, क्या होता है हॉरोस्कोप और हम कैसे इसको लिखेंगे, क्या हाउस, एक वेरी वेरी इन वेरी ब्रीफ तरीके से आप समझ लीजिए। ये हमने एक स्क्वायर बना लीजिए आप, और मैंने बोला मेरा थोड़ा परफेक्ट टाइप का बन जाएगा क्योंकि ये इस पे बना रहा हूँ मैं। हाथ से बनाता तो मेरा भी थोड़ा ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा बनता, तो आपका अगर बनेगा तो डोंट गेट वरीड अबाउट दैट। तो इसको ऐसे बना लीजिए। आज एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप बनाना, इसको हाथ से बनाने का बड़ा ही अलग प्लेजर है। इनफैक्ट पुराने ज़माने के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कहते यही है कि आप जब भी बनाएं हॉरोस्कोप अपने हाथ से बनाएं, क्योंकि देन योर इसको आप ऐसे हमने ये हॉरोस्कोप बनाएंगे, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल का हॉरोस्कोप बनाएंगे हम लोग, साउथ इंडियन स्टाइल नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जरूर कि क्या होता है साउथ इंडियन स्टाइल का हॉरोस्कोप, बट हम ये जो हॉरोस्कोप यूज करेंगे हम यही वाला यूज करेंगे। ये ऐसा ब्लैंक बना लिया आप लोगों ने सब? नहीं सर, बना रहे हैं। हाँ तो बना लीजिए, डोंट वरी, स्केल रख के बनाने की जरूरत नहीं, हाथ से बनाओ। तो ये हाथ से ही बना सकते हैं, बाकी लोगों ने बनाया है यस सर। यस सर। एवरीवन। ये रंजना जी, 2 रंजना हमारे ग्रुप में, 2 लीना लोग हैं, वेरी गुड। तो अभी इसमें आप लोगों ने बना लिया रंजना जी? सर कैन आई आस्क वन थिंग? हाँ प्लीज आस्क। सर ये आपने जो बनाया था इसको किस मतलब सॉफ्टवेयर से ये कैसे बनाया, सर मतलब लाइक क्या आपने यूज किया वैसे इससे?
यार ये जूम का व्हाइट बोर्ड है, अच्छा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है सर। उस पे बना दिया मैंने कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया मैंने भाई, पुराना थोड़ा सा मेरा परफेक्ट आएगा। बोर्ड में पढ़ाते थे तो बोर्ड में तो थोड़ा बहुत यस सर, यस सर, बट मजा उसी में आता था, इसमें मजा नहीं आता बनाने में, यस सर, यस सर। इसमें मजा सर नहीं बन आता गया। बनाने। बन गया, चलिए सबका बन गया। वैजयंत जी, रंजना जी, पूजा जी, आप लोगों ने बना लिया सब लोगों ने? यस सर। यू ऑल मेड, पक्का बना लिया? यस सर। चलिए वेरी गुड। ये बनाना बहुत जरूरी, तभी फील आएगा कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। जब तक ये आपने बनाया नहीं तब तक पता नहीं आएगा, लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी आपने पढ़ी। अब इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर ये नंबर्स हम डाल रहे हैं। ये नंबर्स में क्यों डाल रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये है क्या। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट में ये जो पहला वाला हाउस है, इसको, ये हाउसेज हैं, ये घर है। तो 12 राशियां थी हमारी ऊपर, हमने देखी 12 राशियां, 12 ज़ोडिएक्स है। इन 12 राशियों को प्लॉट करना हमने एक पेपर के ऊपर, तो हम उसको प्लॉट करेंगे तो उसको एक घर देना पड़ेगा हमें, भाई ये वाला घर आपका है। तो वो 12 उनको प्लॉट करने के लिए, उनको घर देने के लिए 12 घर अपने यहाँ पे बना दिए। ये 12 घर है। 1 यहाँ पे, ये सेकेंड हाउस, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये जो मैं नंबर डाल रहा हूँ ये हाउसेस के नंबर डाल रहा हूँ। इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ताकि आपको याद रहे कौन सा हाउस कौन कौन से हाउसेस में। एक ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये हॉरोस्कोप बनाइए। हॉरोस्कोप बनाने के बाद ये नंबर्स उसमें डाल दीजिए। ये नंबर्स आपने डाले तो ये हाउसेस हो गए। अब आप लोग जब अपना हॉरोस्कोप आप देखेंगे, और आप लोग एक काम करिएगा, आज एक कोई कहीं से भी, कोई भी, आप बहुत सारे ऐप्स आते हैं, एक एस्ट्रो सेज करके भी एक ऐप आता है, अगर आपको वो यूज करना हो या कोई सा भी यूज करना हो, आप कहीं से भी यूज करें। अपने हॉरोस्कोप को आप बना लीजिएगा, अपने हॉरोस्कोप को और एक दो और लोगों के हॉरोस्कोप को, जैसा वो दिखा रहे हैं वैसा एज इट इज अपनी कॉपीज पे बना लीजिएगा। कोई भी हॉरोस्कोप, मतलब जो ओके अगर सर। आपका है तो वो बहुत अच्छा है, किसी का भी हो तो उसको आप अपने जो जिस भी पेपर पे आप नोट ले रहे हैं उस पर आप जरूर अपने हाथ से बना लीजिएगा अपने अपने हॉरोस्कोप। क्योंकि जो भी हम पढ़ेंगे आगे, हम आपके हॉरोस्कोप का रेफरेंस आपके पास होना चाहिए कि ये हम किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो 12 राशियां हमने देखी, 12 राशियों को हमने प्लॉट किया 12 घरों में। तो ये सारे घर है, हर राशि का एक घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दीज आर 12 हाउसेस। अब आप, ये तो हमने राशियां कर दी, ये घर के नाम नंबर्स दे दिए। आई वुड एडवाइस, आप लोग ये जो लिखा है ना, इसको आप रोमन नंबर में लिखें, इसको रोमन नंबर्स में लिखें। इनको ना हाउस नंबर्स को रोमन नंबर में लिखे, इसमें 1 2 3 न्यूमेरिकल्स में ना लिख के रोमन नंबर यूज करें। वो क्यों रोमन नंबर यूज करने हैं आपने, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों, क्योंकि हमें आप कंफ्यूजन हो जाएगा राशियों के। हाउस नंबर और राशि नंबर, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं रोमन नंबर्स में। हो गया सर। रोमन नंबर्स में लिख लिया? हाँ रोमन नंबर यस सर। बस। तो ये अब, क्योंकि अब आप जब अपना हॉरोस्कोप देखेंगे तो उसमें ऐसे न्यूमेरिकल्स पड़े होंगे, कुछ नंबर्स पड़े होंगे, और जरूरी नहीं कि पहले हाउस में जो है ये नंबर 1 ही आए, कोई भी नंबर आ सकता है किसी भी उसमें। कोई भी नंबर हम किसी भी खाने में आ सकता है, किसी भी घर में आ सकता है। तो जो भी नंबर किसी भी हाउस में आएगा, दैट पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, इज समथिंग विच इज, वो जो राशि है उस घर में, जो कौन सी राशि है उसको हम बताएंगे। तो ये जो राशि है यहाँ पर, अभी हम अगर इसको राशि के फॉर्म में पढ़े तो ये नंबर 1 है। नंबर 1 राशि कौन सी है? एरीज। तो एरीज को ये फर्स्ट हाउस मिला हुआ है, टॉरस को ये बिल्कुल उसी ऑर्डर में सारे हाउसेस बटे हुए, जैसे कुछ हॉरोस्कोप्स ऐसे भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये जो चीज हमने ये करी, ये हाउसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है, हाउसेस क्या होते हैं? यस सर, अच्छे से यस समझा।
चलो बहुत बढ़िया, ये समझ गए। ये बेसिक कंफ्यूजन जनरली रहता है हाउसेस हैं क्या और कैसे करेंगे। तो ये यहाँ पे हमने हाउसेस के नंबर डाल दिए और राशियों के। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा असेंडेंट क्या होता है, तो चूंकि हम स्पीड में चल रहे हैं थोड़ा सा, तो अच्छा आगे चल के हमें टाइम ज़्यादा मिलेगा हॉरोस्कोप एनालिसिस के ऊपर बात करने के लिए। तो अच्छा कि हम अगर किसी को प्लीज, अगर हम लोग ज़्यादा तेज जा रहे हैं, किसी की एक को भी अगर लग रहा है समझ नहीं आ रहा, डू स्टॉप मी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग का पूरा ही ऐसे समझ में आ जाए, लेकिन हाँ अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है किसी को, प्लीज डू स्टॉप मी, हम लोग आराम से चलेंगे, नहीं तो मेरे को स्पीड थैंक यू बढ़ाने में फॉर कोई सेइंग दैट प्रॉब्लम। सर। तो समझ में आ रहा है ये पूजा जी, इट इज यस फॉर, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस इज लाइक ये सो। समझ में आया। हाँ आगे समझ में, चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ते हैं, विच इज असेंडेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि असेंडेंट क्या होता है, और असेंडेंट में और लग्न में बहुत बड़ा फर्क है। तो हम अब पढ़ेंगे असेंडेंट को। इसको तो भी बना ही हमें वो लेते हैं। डायग्राम्स करने करने पड़ेंगे कॉपी अपने बुक में अभी। आप सिर्फ नंबर से, आप मर्जी है आपकी, मैं भेज दूंगा आपको, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं आई विल सेंड दिस। बट आपको अगर अपने समझने के लिए बनाने तो डायग्राम तो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, बाकी कुछ ऐसा डायग्राम को अंदर वो नहीं है, कंसेप्ट समझना आना चाहिए। ठीक है। देखिएगा, अगर आप भी सुपरस्टार सलमान खान सर के डायहार्ड फैंस हैं। अच्छा, तो ये अब हम बात करते हैं इसकी असेंडेंट की। चलिए इसमें मैं असेंडेंट क्या है, इसके अंदर थोड़ी ड्राइंग बना लेते हैं हम लोग भी। थोड़ा मेरे को ये जब से बोर्ड यूज होना कम हुआ है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो ये हम लोग असेंडेंट क्या है, असेंडेंट इज राइजिंग इन ईस्ट। जब मैं उसी को समझाया था, छोड़ो इसको डायग्राम को, लेट मी एक्सप्लेन यू इन दैट। अब जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे जो स्माइली बना रखा है, दिस इज अर्थ। ये डायग्राम आप चाहे तो बना सकते हैं। ईस्ट, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। हमारे राइट हैंड साइड पे हम लोग हमेशा ईस्ट को बोलते हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ऐसे ही हमारा हॉरोस्कोप भी, ऐसे ही हमारा सेम उसी तरीके से, एंड सेम इसी तरीके से हम ईस्टर्न होराइजन में जैसे अपने पर है ये। तो अब असेंडेंट क्या है, व्हाट इज असेंडेंट? 12 राशियां, 12 की 12, ये आप समझो 12 राशियां क्या है, 12 राशियां ऊपर है ऐसे ना, पूरा घूम रहा है, अर्थ बीच में है। तो व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स, तो सारी राशियां एक बार वो पूरे एक दिन में कवर करेगा, तो सारी राशियां आएंगी ईस्टर्न होराइजन में, राइज करेंगी करेंगी। मतलब जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे ईस्टर्न होराइजन है, और ये ऐसे अर्थ घूम रहा है, ऐसे तो अर्थ घूम रहा है, ये स्टिल है, बट हम मान लेते हैं अर्थ स्टिल है और ये घूम रहा है। तो यहाँ पे पहले अभी जो दिख रहा है, जैसे इस टाइम पे तो ये ईस्टर्न होराइजन में सैजिटेरियस है, थोड़ी देर बाद कैप्रिकॉन आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद एक्वेरियस आ जाएगा, फिर पाइसेस आ जाएगा, फिर एरीज, फिर ऐसे करते करते घूम के पूरा एक सर्कल हो जाएगा, वापस अगले दिन आएगा तो वापस से सैजिटेरियस आ जाएगा। ये तो 12 राशियां पूरे 24 घंटे में एक बार ईस्टर्न होराइजन पे राइज करती है। तो ईस्टर्न होराइजन पे राइज करना मतलब घूम के आएंगे हम लोग। एक बंदा तो स्टेशनरी खड़ा है यहाँ पर हॉस्पिटल के ऊपर फोटो खींचने के लिए, जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो फोटो खींच लेगा। तो वो जो भी फोटो खींचेगा, कौन सा होराइजन ऊपर आया, कौन सा ईस्टर्न होराइजन में कौन सी राशि आई, उसकी फोटो खींचनी है। अब ये क्या है, ये जो भी राशि ऊपर आएगी वो हमारी असेंडेंट होगी या लग्न होगी। तो जहाँ भी अभी हमने देखा था कि लग्न वही है जब पिछले जन्म से इस जन्म में हम लोग जो ज्वाइनिंग है वो चीज़ है। तो वो चीज़ हमारी लग्न अगर हम बोले उसको, या असेंडेंट बोले, अभी तो हम असेंडेंट बोलेंगे। तो असेंडेंट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट हाउस। तो वो हमारे फर्स्ट हाउस में राशि वहां पर प्लेस होगी। अब राशियों का ऑर्डर तो गिवन है, जो भी राशि होगी वो उस टाइप से होगी। अब ये कैसे पता लगेगा कौन सा होराइजन जो है, कैसे हमें कैसे पता लगेगा कि इस टाइम पे बच्चा पैदा हो रहा है, तो कौन सी राशि आ रही है ईस्टर्न होराइजन में? कोई आइडिया कैसे पता लगता है? सूर्य जिस राशि में उदय हो रहा हो उसे।
सूर्य उस राशि में उदय हो रहा है, सूर्य उस राशि में उदय होता है, तो सूर्य तो सुबह उदय हो गया, तो ये तो हर 2 घंटे में चेंज हो रही है राशियाँ। फिर यस कैसे बता दूं? कोई जरूरत नहीं, गूगल है आज की डेट में, कुछ नहीं पता कर रहा आपने। भगवान ने आसान कर दिया सबने, कब तक गूगल दे दिया हमें, तो आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ सिंपल एक बड़ा ही इजी तरीके से गूगल पे जाना है। गूगल पे आप गए, गूगल पे आपने टाइप किया यहाँ पे लग्न टेबल, ये लग्न टेबल आ गया इधर, ठीक है जी। ये कोई से भी खुल सकते हैं, कहीं का भी खुल सकता है, कोई भी ले लीजिए, सब एक ही है। अब लग्न टेबल पे ये लग्न टेबल है, ठीक है। हमारा ये उज्जैन के से शुरू होता है यहाँ का, तो ये मतलब उसको मेन वो बनाया था सेंटर अपना। और यहाँ अभी जो असेंडेंट है, मतलब इस टाइम असेंडेंट है। अब लग्न का टाइम देखिए, जो लग्न टाइम लिखा हुआ है इसके ऊपर, 5:36 AM से 7:09 तक कुंभ राशि। अगर बच्चा जो पैदा होगा 5:36 से 7:09 के बीच में, तो फर्स्ट हाउस में कुंभ आएगा, मतलब कुंभ मतलब 11 नंबर। फिर अगर हम आज की अभी का टाइम देखें 16:59, तो ये हो गया 16:59 को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ये 4:47 से ये, तो अभी लियो लग्न चल रहा है। इस समय जो लग्न चल रही है वो लियो है, मतलब अभी लियो आया हुआ है, ईस्टर्न होराइजन पे लियो साइन दिख रहा है। तो अभी इस समय जो बच्चे पैदा होंगे, जितने भी बच्चे पैदा होंगे 4:47 से 6:59 तक, उनकी असेंडेंट या उनकी लग्न में या उनके फर्स्ट हाउस में सिंह आएगा, मतलब 5 नंबर आएगा। सर ये भी प्रेडिक्शन है ना, मतलब अगर हमको पता चले कौन किस वक्त पैदा हुआ, तो हम गूगल करके बता सकते हैं उसकी राशि क्या होने वाली है? नहीं, क्यों बताना हमने ऐसा? नहीं, अगर हम प्रेडिक्ट करें तो, लाइक ये क्या जस्ट टू प्रेडिक्ट करना? वो नहीं, वो तो आप उसका हॉरोस्कोप बना लेंगे और पता लग जाएगा। कैसे प्रेडिक्शन कैसे होगा ये? जैसे अभी आपने बोला जो इस वक्त पैदा हो रहे हैं उनकी फर्स्ट हाउस में तो लियो उस होगा। दिन का लग्न आप निकालेंगे तो बता देंगे कौन सा, पर ये कैसे पता लगेगा उसका चंद्रमा कहाँ है? राशि तो तभी बताएंगे ना जब चंद्रमा बताएंगे। तो अभी हमने वो नहीं करना, अभी हमने सिर्फ उसका असेंडेंट देखना है। असेंडेंट क्या था? क्योंकि अगर मान लीजिए अभी जो पैदा होगा, तो जो हमने हॉरोस्कोप बनाया था ना अभी, उसमें फर्स्ट हाउस जहां लिखा था वहां 5 नंबर आ जाएगा, मतलब लियो असेंडेंट है। और 6 नंबर फिर सेकंड हाउस आएगा, 7 नंबर थर्ड हाउस, 8 नंबर फोर्थ हाउस, इस तरीके से ऐसे चलता है। तो उसकी वो हॉरोस्कोप वैसी बन जाएगी। तो जो भी बच्चा अभी पैदा हुआ उसको असेंडेंट सिंह है। तो ये इस तो ये तरीके से। अब लग्न टेबल आज का है, हाँ, लाइक ये इस टाइम का है, बिल्कुल बिल्कुल अभी प्रेजेंट का, मोमेंट का। अभी करंट मोमेंट का, करंट ओके, मोमेंट का। तो अगर इनफैक्ट हमको अगर आप पास्ट का जानना हो तो? पास का जानना, तो पास का भी डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर कैलेंडर है, उसमें डेट डालिए, आपको आ जाएगा। ये गूगल पे मिल जाएगा आपको, जब मर्जी का चाहिए तब मिल ओके जाएगा। कोई ओके सब ये ओके मैं हर बार यही खुल जाता है, ये दृक पंचांग वाली वेबसाइट है एक, उस पर खुल जाता था, आप वो खोल लीजिए। मुझे जी किसी सर। भी इससे कोई परहेज नहीं है। आपका काम होना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्या है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, एंड उसके लिए दिस इज जरा। तो ये आपने खोल लिया तो आपको लग्न पता लग गया। आज की डेट में बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, तो पंचांग देखने की जरूरत नहीं। हम पंचांग देखेंगे तो पंचांग देख के आप कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में है ये भी बता सकते हैं, एंड उसी तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं। क्योंकि कोई प्लेनेट जो है, प्लेनेट भी तो ऐसे 2-3 लेयर घूम रही है ऊपर आसमान में, 2-3 लेयर है। एक पहले राशियों की लेयर होगी, उसी के बीच में प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं। राशियों में घूम रहे हो तो एरिया वही है, इमेजिनरी लाइंस है हमारे पास ये राशियों की 30 डिग्रीज की, उसके पीछे नक्षत्र भी घूम रहे हैं। तो कौन सा नक्षत्र होगा? और नक्षत्र अगर आप देखेंगे इसके अंदर पूरे टेबल में, तो एक ही नक्षत्र है, पुष्कर नक्षत्र जो है, ये लिखा हुआ पूरा इसमें लिखा हुआ है, नवांश पुष्कर नवांश। तो यही एक नक्षत्र इसमें पूरे में दिन में है। एक दिन में एक ही नक्षत्र होता है। 27 दिन में के बाद फिर से नक्षत्र का टेबल चेंज हो जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। तो ये 27 नक्षत्र, और हर रोज नक्षत्र बेसिकली 24 घंटे रहता है, मतलब 24 घंटे का रहेगा। और जो ये असेंडेंट है, ये हर 2 घंटे में चेंज हो जाएंगे। ये आप असेंडेंट का आप चेक कर सकते हैं। दिस इज असेंडेंट, देयरफॉर विथ साइन इन फर्स्ट हाउस इज इम्पोर्टेंट। वो असेंडेंट हम ले लेंगे।
ऐसी आप टेबल आप बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें एक और अपने उस पे कि 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर इसका टेबल आप बना लें। और इसकी छोटी सी प्रैक्टिस मैं करा देता हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ राशियों के नाम लिखूंगा, ठीक है। और आपको एक प्रैक्टिस इसमें ये बताना है कि एक एक करके अभी आप लोगों ने अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा ये चीज। जिसको मालूम है ना वो नहीं बोलेगा इसमें। कई बार 13 टाइप करते थे 12 करते करते आप, ये भी हो जाता है। तो वो 13 नहीं कर रहा अपने आप ने वापस से वर्ज कर रहा है। तो अच्छा मेरे को बताइए इसमें कैंसर कौन से हाउस में है? 10th हाउस। 10th हाउस, ठीक है, वेरी गुड। 4th हाँ। नहीं, अब यही कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ रोमन जहाँ नंबर। हमने 4 लिखा है, जहाँ हमने 4 लिखा है ना वो। जहाँ पे 4 लिखा है वो कौन सा हाउस है? अच्छा 10। वो 10th है। वो इसीलिए जब भी आप ये ऐसा बनाए इनिशियली आप रोमन नंबर्स में हाउस नंबर भी डाल दें। जी जी। यहाँ पर आप रोमन नंबर्स में हाउस नंबर भी डालें तो आपको उससे याद रहेगा हमेशा कि कौन से हाउस में है, ठीक है। अब ये कुंभ राशि कौन से उसमें है हाउस में? एक्वेरियस। एक्वेरियस हाँ। है सेकंड। 5th हाउस। 5th हाउस। सेकंड। सेकंड कहाँ से आ गया? 11। एक मिनट, नहीं 11 नहीं, ये हाउस 1 कौन 2 सा है ये 3 वाला? 4 5 5। हाँ 5। ये चीज याद करनी, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। अच्छे से अच्छे मतलब वो एडवांस सीख जाते हैं लोग, एडवांस सीख जाएंगे सब पढ़ लेंगे, लेकिन ये इस चीज में कंफ्यूजन हो क्योंकि हमें हाँ। बाद में यही यूज करना है कि कौन से हाउस में है एंड देयरफॉर ये पता करना बहुत जरूरी है। और टॉरस कौन से उसमें है? कौन से हाउस में? 8th हाउस। 8th हाउस में 8। हाँ 8। ये आप रोमन नंबर्स में डालेंगे। 2-4 हॉरोस्कोप बना के अपने आप ही प्रैक्टिस करिएगा, अपने हॉरोस्कोप में ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बनाएंगे तो उसमें कौन से हाउस में कौन सा साइन है इसको आपको आइडिया होना चाहिए। इसे राशि नंबर बोलते हैं। इसे राशि नंबर क्यों बोलते हैं? राशि बोलते हैं, राशि नंबर क्यों बोलेंगे? नहीं, एक हाउस हो गया और एक हाउस नंबर हो गया और दूसरा हाउस राशि नंबर फिक्स्ड है, हाउस नंबर फिक्स्ड है। ये हाउस फर्स्ट नंबर हाउस है, फिक्स है। ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। ये 3 हो गया, यहाँ पे 4th हाउस हो गया, फिफ्थ हो गया, ये 6th हो गया। सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? हाँ प्लीज प्लीज। ये सब राशिज अलग अलग अपने अपने घर पे जाके बैठे हैं तो they will have different characteristics in their different houses. करेंगे करेंगे करेंगे। नहीं अभी just आज asking. हाँ हाँ बिल्कुल ये सब करेंगे। आप कंफ्यूज मत करो, डोंट 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 डोंट। अच्छा। अभी आराम से बस जितना भी कर रहे हैं ना अब ये करो, ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये जो आप कर रहे हैं। कौन से हाउस में कौन सी चीज है। और आई एम लाइकिंग द स्पीड विच यू आर गोइंग, क्योंकि हम अच्छी स्पीड में चल रहे हैं, सब लोग इंटेलिजेंट लोग हैं ग्रुप बैच में, तो हम जल्दी से सीख कर पाएंगे, आगे जल्दी बढ़ पाएंगे। ये जो 12 घर हमने बना लिए, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, हम सारे हाउसेस का मतलब पढ़ेंगे क्या होता है, कौन सा हाउस क्या चीज बताता है। राशियों का मतलब पढ़ेंगे, राशियों को समझेंगे क्या मतलब है राशियों का, फिर प्लैनेट्स का सिग्निफिकेंस समझेंगे, फिर तीनों को इकट्ठा करेंगे, फिर समझेंगे कि हम और उसको कैसे पढ़ना है। सर आपने जो बनाया है इसका मतलब अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो मतलब प्रैक्टिस के लिए तो ये ये है ना कि फर्स्ट हाउस में लिब्रा है, सेकंड हाउस में स्कॉर्पियन। यस यस हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। 3rd हाउस में सैजिटेरियस है, 10th हाउस 4th हाउस में आपका नंबर 10 है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न और मकर एक्वेरियस राशि, टाइप। हाँ ऐसे, हाँ बिल्कुल समझो। ये समझिए। तो हमें हाउसेस हमेशा फिक्स रहेंगे, राशियां बदलती रहेंगी हर हाउस में,
अलग अलग राशि आती रहेगी हर एक हाउस के अंदर। क्लियर है ये? अभी आप लोग अपने हॉरोस्कोप बनाइए, अपने हॉरोस्कोप आज ले लीजिएगा और ये जरूर देखिएगा उसमें चंद्रमा कहाँ है, कौन सी राशि में है चंद्रमा, क्योंकि वो आपकी राशि होगी। सर मान कैसे लीजिए बनाएंगे? अरे कैसे बनाएंगे क्या मतलब, किसी भी वेबसाइट पर आप डालिए अपना फ्री हॉरोस्कोप डाउनलोड, आ जाएगी 50 साइटें खुल जाएंगी, किसी में भी डिटेल सर एस्ट्रोसेज में डाल दे, आराम से वो निकल आता है आप सर। एक काम करिए, सब लोग का एस्ट्रोसेज ऐप एक है। मेरे पास एस्ट्रोस पेज, मैं उसमें सर क्या मैं मुझे कॉपी करना है? हाँ सर मैं बस लिंक एस्ट्रोस बिल्कुल सर मैं लिंक भेज दूं ग्रुप में भेज दूं लिंक। ठीक है, नहीं अरे फाइंड कर लेंगे, सब लोग पढ़े लिखे लोग, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। एस्ट्रोसेज है लोगों के पास, होगी, नहीं है तो भेज भी देना ग्रुप पे। ठीक है। एस्ट्रोसेज लाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर अपना डिटेल्स भरिए और हॉरोस्कोप बनकर आएगा, लग्न चार्ट आएगा उसमें बनकर, एक होगा लग्न चार्ट, सिर्फ लग्न चार्ट पढ़ना हमने और हाँ कोई हाँ चार्ट नहीं बताए। पढ़ना। 50 चार्ट होंगे उसमें, ठीक है, जैसे हाँ सर, 50 हजारों चार्ट होंगे, वो नहीं कुछ भी देखना आपने, सिर्फ लग्न चार्ट देखना है। लग्न चार्ट देखने हैं। हाँ, लग्न चार्ट लेके कॉपी में बना लीजिए और लग्न चार्ट में सबसे पहले मून कहाँ पर है, किस साइन में है, हाउस नहीं, हाउस नहीं बोला, हालांकि उसमें हाउस लिखे भी नहीं होंगे, बट किस साइन में है वो चीज चेक करनी है। क्लियर है? तो वो मून किस साइन में है, जब आप वो चेक करेंगे वो आपकी राशि है। और फर्स्ट हाउस में जो साइन है वो असेंडेंट है, वो लग्न है। फर्स्ट हाउस की हमें राशि चेक करनी है, कौन सी राशि है, और मून कौन से साइन में है, हमें वो चेक करना है। तो हम अपनी राशि भी पता कर लेंगे, हमारा असेंडेंट भी पता लग जाएगा हमें, और ये आपका हॉरोस्कोप बनेगा। अभी किसी को डाउट कुछ भी, अभी तक अभी जो आज के दिन में हमने पढ़ा, इस पर किसी को कुछ भी डाउट है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं तो क्लियर है, समझ में आ गया मतलब सबको? तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो दिस इज बिकॉज ये अभी एक बार अभी आपको पहली क्लास से क्लियर हो गया ना, हाउसेज और साइंस का डिफरेंस क्या है, कैसे कैसे कौन सी साइन कहाँ पे, तो हमें आगे चल के बहुत आसानी होने वाली है, आगे चल के। एस्ट्रो में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है। हाँ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। और हम लोग चलिए, रंजना जी को नहीं आया अभी। रंजना जी, अभी आपको ये क्या नहीं समझ में आया एग्जैक्टली, आप बता सकते हैं? रंजना जी, आप प्लीज अगर आप माइक ऑन करके ये बता देंगे क्या समझ में नहीं आया, इट विल बी ग्रेट। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, मेरा शुरू से निकल गया सर। मुझे शुरू से रिकॉर्डिंग मिल सकती है सर? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग ओके सभी सर, को मिल सर जाएगी। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दीजिएगा सर प्लीज। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी तो मच आप सर। लोग सब लोग अपने अपने ईमेल आईडी भेज दीजिएगा मेरे को, ठीक है? प्लीज सर, एंड यस मैं यस। आपका वो सबको रिकॉर्डिंग उसका आज की क्लास का भेज दूंगा उसमें। ओके सर, तो वो ग्रुप में भेज रहे हैं ना? क्या रिकॉर्डिंग में आपको मिल आ जाएगा? नहीं मतलब वो अपना जो ईमेल आईडी है वो ग्रुप में हाँ, ही ग्रुप में डालना है भेज ना? दीजिए, इंडिविजुअल भेज दीजिए, जहां मर्जी जिसको जैसा मिलता ओके है ओके ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर सपोर्ट। रिकॉर्डिंग तो आपको मैं भेज दूंगा। और ये आपको अपना हॉरोस्कोप आप लोग आज बना लीजिएगा कि क्या क्या है हॉरोस्कोप में। जी जी। और हम होपफुली अगली क्लास से एटलीस्ट एक पार्ट इसका हम लोग जरूर पढ़ेंगे, ओके विच सर। इज योर हाउसेस का सिग्निफिकेंस क्या है। हाउसेस से स्टार्ट कर लेंगे, हाउसेस, साइंस एंड देन प्लैनेट्स। एंड फिर उसके बाद हम लोग यही कि कौन सा किसका लॉर्ड है क्या है, जब हम ये पढ़ेंगे तो उसमें ये कंफ्यूजन जो है ना, ये क्लियर हो जाएगा हमारा। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सब चीज़ों की, ये 3-4 हॉरोस्कोप बना लीजिए और अपने आप से ही प्रैक्टिस कर लीजिए। अपने घर में 2-3 लोगों का बना लीजिए हॉरोस्कोप आप, जो है और उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से भी पेपर पे बनाइएगा सारे हॉरोस्कोप, उसमें कॉपी में अपनी। एंड देन प्रॉब्ली विल यू कैन डिस्कस, यू कैन सी कि किस हर एक की राशि कौन सी है, हर एक का असेंडेंट में कौन सा, असेंडेंट कौन सा है, हर किसी का कौन सा प्लान, तो यू विल देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है। तो सर एक नॉर्थ इंडियन डाउट है। स्टाइल का, हाँ जी, पूछे पूछे। अ, जो फर्स्ट हाउस था वो अपना एसेंडेंट था, हाँ करेक्ट? जी, जहाँ पे मून है वो क्या था?
वो कुछ नहीं, वो मून जिस साइन में होगा, हाँ मान लीजिए मून यहाँ पर है, मैंने मून यहाँ डाल दिया 9th हाउस में, ऐसे आपको दिखाई देगा कहीं पे लिखा हुआ ओके एन मोड, ठीक है, ये हाँ मून लिखा है, ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको अपने हॉरोस्कोप। ओके इसका मतलब हुआ आपका जेमिनी आपका मून साइन है, अच्छा आपकी जो ओके राशि जो है वो जेमिनी है, हाँ ओके ठीक है। तो उससे राशि पता लगेगी, जिस साइन में मून होगा उससे आपको राशि पता लगेगी। एंड डोंट गेट हॉरिफाइड कि अगर आपके एक घर में 4-5 प्लैनेट आ गए, हाँ ठीक है, ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं किसी भी तरीके से। तो कंजंक्शन होगा ना। नहीं कंजंक्शन तो होगा, बट एक हाउस में ज्यादा प्लैनेट्स आ गए, एक हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, कोई कहेगा मेरे हाउस में तो फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं है। अब कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई बात नहीं है, नहीं है तो नहीं है भाई, नई जगह मिली उसको जगह नहीं मिली फर्स्ट हाउस में, अभी दूसरे हाउस में मिलेगी तो दूसरे हाउस में 3-4 लोग इकट्ठे आ गए तो इकट्ठे आ गए, तो कुछ उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कोई ऐसा कोई डोंट गेट टेरिफाइड, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग, वो मेरे फर्स्ट हाउस में तो सैटर्न है, मेरे में तो मार्स आ गया, या ये हो गया, अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये कुछ भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके के प्लैनेट के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपके हॉरोस्कोप पे, लेट इट बी, जैसा है वैसे ही है। अभी तक की जिंदगी आपने जी ली ना, जिस भी जैसे भी हाउसेस में जो भी था, तो आगे भी निकल जाएगी आराम से, कोई टेंशन नहीं। डोंट गेट हैसल्ड अबाउट किस हाउस में कौन सा प्लेनेट क्या नहीं होना है। बट हाँ, हमें तो हॉरोस्कोप पढ़ना आना सीखना है ना, तो कैसे हम पढ़ेंगे। तो आप ये सारे के सारे सब बेसिक है ये, और आज हमने फर्स्ट क्लास में कर लिया, दिस इज वेरी गुड, कि हमें ये समझ में आ गया कि हाँ, हाउस और साइंस का जो डिफरेंस है ना, अगर, क्योंकि ये नंबर नहीं होंगे, अभी हम ये नंबर हटा दें 1 2 3 4 जो रोमन में लिखे हैं, फिर आपसे मैं पूछूं कौन से हाउस में ये वाला साइन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से हाउस में वाला साइन So I have two questions. है। प्लीज, आई हैव टू आंसर्स। Thank you. So जो आपने बताया ईस्टर्न हॉरिजन में जो साइन आएगी हाँ, वो करंट पीरियड में, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके फर्स्ट हाउस में वो रहेगा। तो वेस्टर्न हॉरिजन का कुछ भी इम्पोर्टेंस है ही नहीं कि आप बाद में बताओगे? ऐसे वेस्टर्न हॉरिजन का क्या इंपॉर्टेंस है, हमने तो असेंडेंट देखना ना, जो विच इज राइजिंग इन द वन इज विच इज राइजिंग इन द ईस्ट, तो हमने लिया डाल दिया यहाँ पे 7th, तो उसका ऑपोजिट ही होगा, 180 डिग्रीज वाला ही नीचे आएगा। दो वेस्टर्न हॉरिजन है। नहीं तो वो वेस्टर्न हॉरिजन हो गया। अगर आप हॉरोस्कोप में ईस्ट वेस्ट डालेंगे तो ये ईस्ट साइड हो गई, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉट साउथ, दिस इज वेस्ट। वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ। अभी मैं इसका भी सिग्निफिकेंस बताऊंगा आपको, इस चूंकि चलो बैच इंटेलिजेंट बैच है, जल्दी हम लोग सीख रहे हैं, आप हॉरोस्कोप देख के टाइम निकाल लेंगे, किसी का वाओ। भी हॉरोस्कोप देखेंगे तो उसके बाद उसको हॉरोस्कोप, आपको टाइम और डेट नहीं पता होगा, हॉरोस्कोप देख के आप बता देंगे ये बंदा इस दिन में पैदा हुआ है और इसका ये टाइम, इस लगभग ये वाला टाइम होगा इसका, मतलब टाइमिंग वुड बी अप्रोक्सीमेट, एक अप्रोक्सीमेट। 1.5 घंटे का डिफरेंस होगा, बट वो टाइम भी आप निकाल लेंगे। और अगर और थोड़ा ज्यादा आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा और अच्छा स्पीड रही, ईयर भी निकालना पता लग जाए, बट उसके लिए थोड़ा सा तो ट्रांजिट ज्यादा प्लीज, पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए जानना है ट्रांजिट मुझे। ज्यादा नहीं, उसके लिए ट्रांजिट थोड़े ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो ईयर जो है वो जुपिटर और सैटर्न के ट्रांजिट के हिसाब से निकलेगा, कौन सा ईयर निकलता है। बट हाँ, इसमें आप ये बता सकते हैं, वो बहुत इजी है, मतलब इसी के बेसिस पे हॉरोस्कोप लगाकर ही हम, इसमें जो एक छोटा सा वास्तु का लेसन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बेसिक वास्तु क्या है, ठीक है। तो वो वास्तु भी हम लोग इसमें कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक वास्तु। हमारे बीच में अगर कोई वास्तु वाला है जिसने वास्तु सीखी हुई है, तो वो डोंट गेट ऑफेंडेड बाय माय व्यूज ऑन वास्तु, तो मैं उसको ही बोलूँगा अपना प्रैक्टिस करें आप, जैसा भी करें, बट वो लॉजिक को डिफाई करेंगे तो फिर आई वुड बी, मतलब दैट वुड बी ग्रेट। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ, तो एक्चुअली मुझे पूछना था कि जैसे जो भी ज़ोडिएक साइंस है, उसमें हम एलिमेंट्स भी ज्योतिष में कवर करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, और क्या करेंगे, वो इसमें जो साइंस में और एलिमेंट्स है की क्या। एयर साइन, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल एयर बिल्कुल साइन, ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम साइंस को जो पढ़ेंगे ना, राशियों को जो पढ़ेंगे, हम सिर्फ 2 ही तरीके से पढ़ेंगे, एक उनका जो स्वभाव है, मतलब बेसिकली मूवेबल है तो क्या मतलब है, फिक्स्ड है तो क्या मतलब है, और डुअल है तो क्या मतलब है, और साथ में एलिमेंट्स है तो उसका क्या मतलब है। ओके सर, तो ये थैंक राशियों को पढ़ने का एक तरीका है, क्योंकि राशि क्या है बेसिकली, अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं, राशि इज एन एड्रेस, राशि एक तरीके से ये है कि हाउस ने किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं,
ठीक है। हाउस जो है, हाउस है इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। हमारी लाइफ में जितने भी इवेंट्स हैं या जितने भी रिलेशनशिप्स हैं या कुछ भी आप देखते हैं, वो सब हाउसेस में आते हैं। एवरीथिंग अराउंड यू विल कम अंडर हाउस, इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। एंड मतलब आपका फादर का एक हाउस है, मदर का हाउस है, सिस्टर्स का हाउस है, ब्रदर्स का हाउस है, बच्चों का हाउस है। तो हर आपकी लाइफ के हर एक इंसिडेंट का या हर एक इवेंट का एक हाउस है, वो सिग्निफिकेंस आपके हाउस से होता है। और जो साइंस है वो उन्होंने हाउस किस तरीके का बिहेव कर रहा है वो उसका बिहेवियर दिखाने के लिए है साइंस। तो साइंस एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद आते हैं प्लैनेट्स। अब चूंकि हम इतनी बात कर रहे हैं तो आपको मैं एक और चीज इसमें समझाता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। यार इसी सेम चीज को मैं आपको लास्ट में जब हम लोग पहुंच जाएंगे पढ़ लेंगे तब फिर समझाऊंगा, बट अभी हम समझते एक बेसिक एक लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो समझते हैं व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी में तीन चीजें हैं। अभी हमने देखा साइंस है, फिर हम देखेंगे हाउसेज है, और फिर हम देखेंगे प्लैनेट्स है, ठीक है। और साइंस का ये एक हम पार्ट बना लेते हैं कि यहाँ पे नक्षत्र भी आ गए, ठीक है। फिर एक और चीज हमने देखी, एक और चीज होती है वो जो होती है दशा। ये बेसिक आपका एस्ट्रोलॉजी को कंप्राइज करती है इस चीजें। अब आप इसको समझे, एस्ट्रोलॉजी हो गया जो भी चीज है। अब हमारे को साइंस क्या है, जो भी हमने जोडियाक पढ़े, इनके मतलब में ना तो इंडिया में ना कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कोई मतभेद है। इनके मतलब में सब जगह एरीज एक जैसा ही है, वही डेफिनेशन है एरीज की। सब जगह टॉरस के फीचर्स भी वही हैं, सब जगह एलिमेंट वाइज भी सब जगह सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, नेचर वाइज भी मोडालिटी जो उसका डुअलिटी जो हम बोलते हैं, चाहे वो उसका ऑड है इवन है, हर तरीके से सब सेम है। साइन में कोई लड़ाई नहीं है किसी की, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर रहे कोई। हाउसेस का मतलब भी सब जगह सेम है, हर हाउस वही सेम चीज बताता है क्या होती है। और सारा लफड़ा कहाँ पर है, सारा लफड़ा है प्लैनेट्स के बिहेवियर के ऊपर। प्लैनेट अच्छा है बुरा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या है, सारी लड़ाई प्लैनेट्स को जज करने में। नए नए तरीके जो है एस्ट्रोलॉजी के, वो सारे तरीके प्लैनेट्स को जजमेंट है। अब एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, बहुत इजी तरीका है। हमें क्या होता है, रिजल्ट मिलता है, मतलब जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट मिलेगा हमें इसका। रिजल्ट जो है आपकी लाइफ में, रिजल्ट मतलब आपकी लाइफ का इवेंट जो है, रिजल्ट मिलेगा हमें हाउसेस का। रिजल्ट हमें मिलता है हाउसेस का, और रिजल्ट मिलता है इसका हाउसेस का। और देता कौन है, देते हैं प्लैनेट्स। और कब देते हैं, जब दशा का पीरियड होता है तब देते हैं, जब उस प्लैनेट की दशा आएगी तब मिलेगा। तो रिजल्ट मिलेगा आपको हाउसेस का, देगा कौन, प्लैनेट देगा। कब देगा, जब दशा आएगी तब देगा। ये इन एक लाइन में, इन वेरी शॉर्ट, इन समराइज तरीके से, दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज। रिजल्ट आपकी लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ में इवेंट हो रहा है, वो देगा कौन, वो देगा प्लैनेट। देगा कब, जब उसका टाइम आएगा, जब पीरियड आएगा। ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। स्कूल, जो आपने देखा स्कूल होता है, स्कूल के अंदर पीरियड्स होते हैं, 8-9 पीरियड होते हैं, हर एक स्कूल का अलग अलग मॉड्यूल होता है। और प्लैनेट में, और जो पीरियड्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं, और हर सब्जेक्ट का एक टीचर होता है। सो प्लैनेट, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, प्लैनेट इज द टीचर। वो आकर जब उसका पीरियड आएगा, मैथ्स का पीरियड आएगा तो मैथ्स का टीचर आएगा, और वो आके अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा। कैसा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, अच्छा रिजल्ट रहेगा उस सब्जेक्ट का कि बुरा आएगा रिजल्ट का, सब्जेक्ट का रिजल्ट, दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्लैनेट। और सारी लड़ाई उसी को स्टडी करने की, अलग अलग डिस्टिंक्ट फॉर्म्स है। तो कुछ लोग अलग प्रिंसिपल्स लेते हैं उसको स्टडी करने के लिए कि प्लैनेट का रिजल्ट कैसा आएगा, कुछ लोग अलग तरीके से स्टडी करते हैं, वो भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे क्या क्या होता है। तो सारी कहानी प्लैनेट्स को पढ़ने के लिए, टीचर कैसा है, टीचर अच्छा है बुरा है, सही से पढ़ा पाएगा नहीं पढ़ा पाएगा, सब लड़ाई उसी पे है। और यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता,
ये प्लैनेट्स बड़े पक्के हैं, अपना जब टाइम आएगा तो 100% आएंगे और 100% अपना रिजल्ट देंगे। कोई मिस नहीं करता अपनी क्लास। आपकी लाइफ में जो भी चीज आज के एट प्रेजेंट आपकी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ, सबके सब यहाँ पर आज हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। आप लोग देखिएगा आपकी कौन कौन सी दशाएं चल रही है। यहाँ जब दशा के ऊपर आएंगे तब दशा भी आपसे चेक करूंगा कौन सी दशा चल रही है। सबके कुछ ना कुछ प्लैनेट्स की फॉर्मेशन एक जैसी सी होगी, इसीलिए दैट इज द रीजन व्हाई एवरीबॉडी इज लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। तो वो क्यों आप कर रहे हैं ना, अभी आप सोचे कि हम क्यों कर रहे हैं, सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, तो क्यों कर रहे हैं वो जो है क्यों का रीजन हमें पता लग जाएगा क्यों हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। मुझसे क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग, या मैं आप मेरे स्टूडेंट क्यों है, इसका हम अगर रीजन जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा ऋण बंधन होगा, कुछ हमारा पास्ट लाइफ कुछ होगा जिसकी वजह से हम लोग साथ में ये चीज पढ़ रहे हैं। तो दैट इज डिफरेंट। बट क्यों आप पढ़ रहे हैं और क्यों ऐसा आपका क्या टाइम है, ऐसा क्यों है कि आप पढ़ रहे हो, तो वो आप लोग बड़े आराम से पता कर पाएंगे जब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने बोला अपना हॉरोस्कोप बना के रखिएगा, हम लोग उसी से उसको रेफर करते चलेंगे हर एक स्टेज पे, और हर स्टेज पे आपको उसको आप रेफर करके आप बता सकते हैं अच्छा ये हो रहा है, तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। सो एस्ट्रोलॉजी में साइंस जो है मतलब हाउसेस का रिजल्ट मिलेगा, प्लैनेट्स देंगे, अपने टाइम पर देंगे, और नेचर ऑफ रिजल्ट कैसा होगा वो कुछ हद तक साइन भी बताएगा, कुछ हद तक नक्षत्र भी बताएंगे कि नेचर ऑफ रिजल्ट किस तरीके से होगा। तो ये दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी। और जितनी सारी लाइंस आपने सुनी होंगी कि पराशरी ज्योतिष होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी होता है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होता है, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी है, अलग अलग थ्योरीज अलग अलग एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोगों ने बना रखी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुछ चीज होती है, हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोई चीज नहीं होती है, देयर इज नो एस्ट्रोलॉजी इन वेद। वैदिक वर्ड जो है वो सिर्फ एक सुनने में अच्छा लगता है, या आप कह लीजिए ऑथेंटिसिटी दे देता है, वेद से वैदिक कुछ भी बना के देयरफॉर वैदिक हो गया। कहीं पर भी आप ऑर्गेनिक डाल दीजिए लगता है कि ये दिस इज प्योर, ऐसी तरीके से कहीं पर आप वैदिक लिख दीजिए तो लगता है कि ये जैसे बोलते हैं ना शुद्ध वर्ड आते हैं, शुद्ध देसी घी ऐसे जब बोलते तो हमें लगता है ना ये शुद्ध है, इसमें अच्छा हो गया, जेनरिक नेम होता है, ये भी जेनरिक नेम बन गया वैदिक। अदरवाइज देयर इज नथिंग कॉल्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। या तो पराशरी ज्योतिष है, या जैमिनी ज्योतिष है, या अलग अलग ज्योतिष के अलग अलग फॉर्म्स है, वो है। बट ये ज्योतिष जो हम पढ़ रहे हैं बेसिस वही है। आज की डेट में इसके प्लैनेट की स्ट्रेंथ को एनालाइज करने के तरीके अलग अलग आ गए हैं, एंड रिजल्ट को एनालाइज करने के तरीके अलग आ गए हैं, एंड थिंग्स हैव चेंज। टाइम प्लेस कंडीशन इसको हम बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योतिष के अंदर, जिसको बोलते हैं देश काल पात्र भी बोला जाता है हिंदी में, टाइम प्लेस कंडीशन इंग्लिश में बोला जाता है। जब भी आप कोई भी प्रेडिक्शन देंगे या कोई भी चीज आप जज करेंगे, क्योंकि साइंस हमारी बहुत पुरानी है, बहुत सारी कॉन्सेप्ट बदल गए आज की डेट में। ट्रैवल इज वन ऑफ देम। ट्रैवल पुराने जमाने में जो होता था वो बहुत अलग तरीके से होता था, बहुत मुश्किल था ट्रैवल करना, 7 समुंदर पार जाना बड़ा मुश्किल था। आज की डेट में ट्रैवल इज नॉट इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो उसको इंटरप्रेट करना, अलग अलग इवेंट्स को इंटरप्रेट करना, ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी आज के टाइम से अगर हम देखेंगे तो इट हैज चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम। बट यस स्टिल एवरीथिंग, मतलब जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, और हम उन्हीं को पढ़ेंगे, अलग तरीके से समझेंगे। So some in couple of classes we'll have some portion of astronomy included। अगले नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो भी तिथियां होती है, मकर संक्रांति क्यों होती है, क्या होता है मकर संक्रांति, अभी हमारा हिंदू न्यू ईयर आने वाला है वो क्यों है, किस स्टेट में आता है, क्या चीज है, बैसाखी हमेशा उसी टाइम पे क्यों आती है, मकर संक्रांति हमेशा उसी टाइम पे क्यों होती है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन ये थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ेंगे, अपने फेस्टिवल्स वाली चीजें, एंड देन वी विल प्रॉब्ली मूव ऑन टू other parts, significance of houses and राशि in the next class। तब तक आप ये याद कर लीजिएगा, और जो हमने आज एक्सरसाइज करी है छोटी सी उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। सो that is all for the class। तो हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं 3:30 सेम सैटरडे को, ठीक है। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन पुट इट इन द ग्रुप। थैंक यू सर। Thank you Thank you sir, thank you sir, thank you sir। Thank you so much. Okay. Thank you, sir.